2026 रूस के लिए बुरा से और भी बुरा हो गया है। यही वो साल माना जा रहा था जब डॉनबास गिरने वाला था। यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जाता, जहां पुतिन के हाथ में सारे पत्ते होते और थोड़ी किस्मत रही तो अमेरिका ये मानता रहता कि यूक्रेन का पतन अनिवार्य है। कीव पर और दबाव डाला जाता, पुतिन को जो चाहिए वो मिल जाता है। 7 महीनों में कितना बदल गया है। यह साल पुतिन की योजना के मुताबिक नहीं रहा। अगर आपको लगे कि 2026 रूस के लिए बुरा था, तो अमेरिका ने हालात और बिगाड़ दिए। रूस जिस एक चीज से डरता था कि अमेरिका कर देगा, वो अब हो चुकी है। पुतिन के लिए मुश्किल ये भी है कि अमेरिका यूक्रेन संबंधों में नया दौर आ सकता है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी सेनेट ने ग्राहम के नाम वाले एक बिल पर ऐतिहासिक मतदान किया। कुछ महीने पहले ग्राहम के बिल से राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार मिलेगा कि वे रूस से तेल या ऊर्जा खरीदने वाले किसी भी देश पर भारी टैरिफ लगा सकें। यह बिल 86 बनाम 12 वोटों से पास हो गया। इस वोट के साथ सेनेटर ग्राहम का बिल हकीकत बनने की दिशा में पहला और अहम कदम उठा चुका है। यह ग्राहम की विरासत है। वो वर्षों से सेनेट में यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में रहे हैं। उन्होंने बार बार ट्रंप से और कदम उठाने का आग्रह किया, क्योंकि वो समझते थे कि रूस को अपने शैडो फ्लीट से तेल के रूप में अरबों डॉलर कमाने देने से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा था। अब उनकी दुखद मृत्यु के 1 महीने से भी कम समय बाद, जब 71 साल की उम्र में उनकी महाधमनी फटने से मौत हुई, ग्राहम का विधेयक कानून बनने के एक कदम और करीब है। और इसका मतलब है कि रूस के लिए बुरा साल अब और भी बर्बाद करने वाला हो गया है। रुको, हम क्या कह रहे हैं? पुतिन की आत्मा नहीं है। इस बिल से क्या होगा और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर जाने से पहले एक बात ध्यान में रखनी होगी। हमने कहा था कि सेनेट से पारित होना सिर्फ पहला कदम है, आगे और भी कदम है। यूरो मैदान प्रेस ने इसे काफी हद तक प्रतीकात्मक वोट बताया। सेनेट 7 अगस्त को वॉशिंगटन छोड़कर 1 महीने बाद लौटेगी। सेनेट में बिल पारित होने से पहले कई वोट बाकी हैं और इसे अभी भी प्रतिनिधि सभा से पारित होना है, जो 31 अगस्त तक अवकाश पर है। प्रतिनिधि सभा पहले ही उस बिल के समान एक बिल पारित कर चुकी है, जो अभी अभी सेनेट में पहले चरण से पार हुआ है। ये अच्छी और बुरी खबर दोनों है। अच्छी बात यह है कि प्रतिनिधि सभा रूस को सजा देना चाहती है, लेकिन समस्या यह है कि देरी हो सकती है, क्योंकि बिल के दोनों संस्करणों को मिलाना होगा। टैरिफ्स अभी तुरंत लागू नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल ये लगभग अनिवार्य हैं। पॉलिटिको के अनुसार ग्राहम के बिल को 62 सह प्रायोजक मिल चुके हैं। उम्मीद है कि यह बिल उच्च सदन में पारित होगा और फिर प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा, जहां इसका कोई न कोई रूप पारित होने की संभावना है। मामला थोड़ा और उलझाने वाली बात यह है कि इस बात को लेकर भी कुछ भ्रम है कि बिल ट्रंप को रूस के खिलाफ कितनी दर तक टैरिफ लगाने की अनुमति देगा। यूरो मैदान प्रेस ने बिल के शुरुआती मतदान में पारित होने पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यह दर्शाता है कि बिल मूल रूप में पारित हुआ, जैसा ग्राहम और डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने लिखा। द गार्जियन कुछ और विवरण प्रस्तुत करता है। यह वर्मोंट के डेमोक्रेट पीटर वेल्च का हवाला देता है, जो कहते हैं, पहला, ये कार्यपालिका के विवेक पर रूसी तेल और गैस के शीर्ष 5 खरीदारों पर 100% तक का टैरिफ लगाता है। दूसरा, ये कार्यपालिका को उन 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। तो इसका असर सिर्फ खरीदारों पर नहीं पड़ता, बल्कि जो मदद करने वाले देश हैं उन पर भी पड़ता है। ये सब थोड़ा उलझन भरा है, लेकिन 28 जुलाई की यूनाइटेड 1924 मीडिया रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि 500% और 100% दोनों ही सही आंकड़े हैं। कैसे? ग्राहम के बिल के तहत ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले सभी रूसी आयातों पर 500% का आधारभूत टैरिफ लगाने की अनुमति मिलती है। साथ ही वेल्च द्वारा उल्लेखित रूसी तेल के 5 सबसे बड़े खरीदारों पर 100% टैरिफ भी लगाया जाएगा। तो ये एक दोहरे खतरे वाला बिल है। रूस को अब अमेरिका भेजे सभी उत्पादों पर ज्यादा कीमत देनी होगी। हालांकि 2025 में अमेरिका ने रूस से सिर्फ 3.8 अरब डॉलर का आयात किया था, इसलिए ये प्रतीकात्मक है। फिर भी 500% टैरिफ पुतिन के लिए झटका है, क्योंकि वह अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध सामान्य करना चाहते हैं। 100% टैरिफ उन देशों पर लागू होंगे जो रूसी तेल खरीद रहे हैं, और इसी के साथ पुतिन को सिर पर इतना जबरदस्त झटका लगा है कि अब उन्हें भी समझ आ गया होगा कि अमेरिका रूस के साथ नहीं है। ये यूक्रेन के लिए सेनेट में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे मजबूत समर्थन है। ये उथल पुथल भरे 19 महीनों के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंधों में आई गर्मजोशी पर आधारित है। तो हमारे पास बुनियादी बातें हैं। बिल भारी समर्थन से पास हुआ, ये बड़ा मील का पत्थर है। ये ट्रंप को टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। अगर ग्राहम का बिल आखिरी बाधाएं पार कर लेता है, तो व्यावहारिक रूप से ये कैसे काम करेगा? ये बिल सीधे रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं है।
आप कह सकते हैं कि अमेरिका को यह करने की जरूरत नहीं। पुतिन के हमले के बाद अमेरिका ने यूरोपीय संघ, कनाडा, यूके और अन्य देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ 23,960 प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों की कुल संख्या के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है, युद्ध शुरू होने के बाद से 6,441। और अगर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले लगाए गए प्रतिबंधों को भी शामिल करें तो कुल 7,392 प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये नया बिल उन लोगों को सजा देने के लिए है जिन्होंने रूसी तेल गैस की अरबों डॉलर की खरीद करके पुतिन की युद्ध मशीन को समर्थन दिया। दरअसल यहां हम द्वितीयक प्रतिबंध देख रहे हैं। इन प्रतिबंधों से अमेरिका रूस को अप्रत्यक्ष रूप से दंडित करता है, क्योंकि वह रूस से सीधे व्यापार करने वाले देशों पर शुल्क लगाता है। इसका उद्देश्य रूस के तेल खरीदारों को कठिन विकल्प चुनने पर मजबूर करना है। क्या वे जानते हुए भी रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे अमेरिका से व्यापार मुश्किल होगा, या अमेरिकी दबाव में आकर रूसी तेल खरीदना रोक देते हैं, जिसका मतलब है कि वे तेल पर ज्यादा खर्च करते हैं लेकिन अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाए रखते हैं। आखिरकार फैसला इन प्रभावित पांचों देशों के लिए इसी लाभ हानि के संतुलन पर निर्भर करेगा। क्या वे अमेरिका के साथ व्यापार से उससे ज्यादा कमाते हैं जितना रूसी तेल खरीद कर बचाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ग्राहम का बिल असरदार होगा। अब पैसे की बात करते हैं। असल में बिल इसी के बारे में है। अमेरिका रूस में तेल से आने वाले पैसों के प्रवाह को रोकने में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, जो बदले में एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा के रूप में काम करता है, जिससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग छेड़ने की ताकत मिलती है। रूस का मानना है कि वो 2026 में तेल से बहुत पैसा कमाएगा। क्रेमलिन ने तेल और गैस से 113.7 अरब डॉलर की आमदनी का अनुमान लगाया है। इसका अधिकतर भाग रूस के पुतिन के रक्षा खर्च में जाएगा। अनुमान सही हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका चाहता है कि 100 अरब डॉलर घटकर रूस के छोटे ग्राहकों से कुछ अरब डॉलर ही रह जाएं। अमेरिका ऐसा करेगा 5 बड़े खरीदारों पर 100% तक के टैरिफ लगाकर। ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र के अनुसार अगर हम सिर्फ कच्चे तेल की बात करें तो इस समय 5 सबसे बड़े खरीदार चीन, भारत, तुर्की, यूरोपीय संघ और म्यांमार हैं। अगर ग्राहम के बिल में ईंधन जैसे तेल उत्पाद भी जोड़े जाएं, इसमें ब्राजील, सिंगापुर, सऊदी अरब भी हो सकते हैं। एक चुनौती सामने आती है। इनमें से कई देश अमेरिका, यूक्रेन या दोनों के सहयोगी हैं। तुर्की नेटो में है, सऊदी अरब के अमेरिका व यूक्रेन से रक्षा समझौते हैं और अधिकांश यूरोपीय संघ सदस्य यूक्रेन समर्थक व अमेरिका के सहयोगी हैं। अगर अमेरिका इस बिल में किए गए वादे के अनुसार काम करता है तो अमेरिका अपने कुछ सहयोगियों को ही सजा देगा। हालांकि यह बताना जरूरी है कि यूरोपीय संघ रूसी तेल का आयात कम कर रहा है। इस बिल का असली निशाना 2 बड़े खरीदार हैं, चीन और भारत। जून में रूस के कच्चे तेल की बिक्री में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी 86% थी। अगर ग्राहम का बिल पास हो जाता है तो अब दोनों को वही मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा जिसका हमने जिक्र किया था। अमेरिका मानता है कि यह फैसला लेना कठिन नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय वस्तुओं का अमेरिकी आयात 103.8 अरब डॉलर था। अमेरिका को निर्यात से चीन की कमाई इससे भी ज्यादा थी, 2025 में 308.4 अरब डॉलर। रूस की तेल गैस से साल भर की अनुमानित आय चीन की अमेरिका को निर्यात से होने वाली कमाई से कहीं कम है। यह भारत की कमाई से सिर्फ 10 अरब डॉलर ज्यादा है। मतलब सस्ते तेल की बचत या अमेरिका के साथ महंगे व्यापार में दोनों के लिए महंगा व्यापार ही फायदेमंद है। अमेरिका अपनी नई बिल पर दांव लगा रहा है। यूक्रेन को इसकी सफलता की उम्मीद है। पुतिन घबराए हुए हैं। रूस को अभी एक ऐसे कदम ने रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है जिसने शायद यूक्रेन में भी कई लोगों को चौंका दिया है। 2026 रूस के लिए जितना बुरा लग रहा था उससे भी बुरा साल साबित होगा और हाल पहले से ही काफी बुरा था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन को असली चिंता यह है कि यह बिल अमेरिका यूक्रेन रिश्तों के नए युग की शुरुआत है। ग्राहम का बिल अचानक पास नहीं हुआ। यह यूक्रेन और अमेरिका के रूस के खिलाफ एकजुट होने का ताजा संकेत है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, यह है मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें। क्या आप हमारे साथ वापस आ गए हैं? अच्छा, आइए अमेरिका और यूक्रेन पर नजर डालते हैं। ग्राहम के बिल के पारित होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने गए। बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीर हमें दिखाती है कि दोनों के बीच माहौल 1 साल पहले जैसा नहीं बल्कि अब काफी अलग है। वो मुस्काने और बैठक के बाद ज़ेलेंस्की के बयान पुतिन के दिल में खंजर की तरह चुभेंगे। राष्ट्रपति और मैंने पेट्रियट इंटरसेप्टर के उत्पादन के लाइसेंस और कई अन्य मददगार विचारों पर चर्चा की। हमने कूटनीति पर भी चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर कूटनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने की जरूरत बताई। पैट्रियट इंटरसेप्टर का जिक्र ट्रंप द्वारा यूक्रेन को पैट्रियट तकनीक का लाइसेंस देने की मंजूरी के समय आया।
यूक्रेन को अपना अहम हथियार खुद बनाने की क्षमता मिलती है। यूक्रेन में पैट्रियट का निर्माण बढ़ रहा है। कीव पोस्ट की रिपोर्ट है कि ज़ेलेंस्की ने अपनी यात्रा के दौरान लॉकहीड मार्टिन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये उन कंपनियों में से एक है जो पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन में शामिल है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि रेथियॉन ने पैट्रियट मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन में रुचि ली है, जिससे यूक्रेन अमेरिकी रक्षा उद्योग से और जुड़ जाएगा। ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के बाद खबर है कि अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहली बार यूक्रेन जाने को राजी हुए हैं। शांति वार्ताओं में आगे क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए इनमें से कुछ भी पुतिन नहीं देखना चाहेंगे। अमेरिका और यूक्रेन को विरोधी होना चाहिए था। वे लंबे समय तक विरोधी रहे क्योंकि पुतिन की फूट डालो और राज करो रणनीति काम करती दिख रही थी। ट्रंप के पद संभालने से ही ज़ेलेंस्की से उनका रिश्ता तनावपूर्ण रहा है। फरवरी 2025 में ज़ेलेंस्की की अब कुख्यात और विनाशकारी व्हाइट हाउस यात्रा हुई। इससे ट्रंप के साथ उनके रिश्ते लगभग पूरी तरह टूट गए। थोड़े समय बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद और खुफिया जानकारी देना बंद कर दिया। हालांकि उसने दोनों को ही अपेक्षाकृत जल्दी फिर से शुरू कर दिया। तब से हम इन दोनों नेताओं को लेकर उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने कई बार ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा है और उन्होंने यूक्रेन को रूस को महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। ट्रंप ने पुतिन से आमने सामने और फोन पर भी बातचीत की है। इनका असर यूक्रेन के खिलाफ हुआ। 2026 में हालात बदल गए। जून में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को साहसी कहा। बाद में ट्रंप ने यूक्रेन की लंबी दूरी की रणनीति की सराहना की। अब बड़े बिल पास हो रहे हैं और पेट्रियट लाइसेंस पर सहमति बन रही है। पेट्रियट लाइसेंस मिल रहे हैं और कूटनीतिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। मुस्कानें सब कुछ बयां कर देती हैं। अमेरिका अब यूक्रेन के समर्थन में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा है, जितना कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से कभी नहीं था। ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन अब सच में मानता है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपनी जंग जीत सकता है। वो ताश का महल जिसे पुतिन ने इतने सालों में बनाया था, अभी अभी भरभरा कर गिर गया है। अब रूस के नेता के पास बस देखने और उम्मीद करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। रूस के प्रमुख राजस्व स्रोत को बुरी तरह कमजोर कर सकने वाला एक बिल सीनेट में पहली बाधा पार कर गया। ऐसा निश्चित लगता है कि यह आगे की सभी प्रक्रियाओं को पार कर लेगा। और सच कहें तो ट्रंप को टैरिफ लगाना बहुत पसंद है। ट्रंप के पास ऐसा करने का कानूनी आधार होना और इस प्रक्रिया में चीन और भारत के खिलाफ अंक बटोरना पुतिन की चिंताओं को और बढ़ा देता है। इस बिल से ट्रंप को सभी पर दबाव बनाने की ताकत मिलता है। और मान लें कि 2026 वो साल है जब ग्राहम का बिल कानून बन जाता है, तो इसका मतलब होगा कि वो साल वही चीज बन गया है जिसकी पुतिन ने रूस में नए साल की शुरुआत करते समय कभी उम्मीद नहीं की थी। एक पूरी तरह से बेकाबू और गड़बड़ हालात। रूस का वसंत और गर्मी का हमला हताहतों के मामले में विनाशकारी रहा। रूस ने साल के पहले 5 महीनों में हर माह 30 से 34 हजार सैनिक गंवाए। जून ने एक रिकॉर्ड बना दिया। जैसे ही रूस का हमला विफल हुआ, पुतिन की सेनाओं ने 39,490 और सैनिकों को खो दिया, जो कि हर महीने रूस द्वारा भर्ती किए जा रहे स्वयंसेवी सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक है। नुकसान इतने बढ़ गए हैं कि पुतिन को जबरन लामबंदी करनी पड़ रही है, संभावित रूप से 5 लाख तक रिजर्व सैनिकों की, जो लगभग निश्चित रूप से उसके युद्ध से थके हुए लोगों को उसके खिलाफ कर देगी। पुतिन उस कदम से पहले राज्य ड्यूमा चुनावों के बाद तक इंतजार करना चाहते हैं। मोबिलाइजेशन आक्रमण शुरू करने के बाद से अपने ही देश के साथ किया गया उनका सबसे अलोकप्रिय कदम होगा। उन सभी हताहतों से भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। रूस की प्रगति की गति बेहद धीमी है, इतनी कि ये युद्ध के किसी भी अन्य समय से काफी पीछे है। 3 जुलाई को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि रूस को केवल डोनेत्स्क क्षेत्र पर कब्जा करने में और 14 साल लग सकते हैं, अगर उसकी सेनाएं जून जैसी धीमी प्रगति जारी रखती हैं, जो सिर्फ 1.03 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन थी। साल दर साल इन आंकड़ों को देखने पर स्थिति और भी खराब नजर आती है। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच रूस ने केवल 40.64 वर्ग किलोमीटर का शुद्ध क्षेत्रीय लाभ हासिल किया। यह पिछले साल इसी अवधि में रूस द्वारा कब्जा किए गए 515.84 वर्ग किलोमीटर का सिर्फ 7.87% है। इन आंकड़ों में यूक्रेन की भूमिका बहुत बड़ी रही है। उसने फरवरी से अपने जवाबी हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप 600 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आजाद कराया गया। रूस के सैनिक रिकॉर्ड संख्या में मारे जा रहे हैं और उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। जैसा कि हमने कहा, यह साल बहुत खराब रहा और जैसे जैसे आप करीब से देखते हैं, हालात और भी बदतर नजर आते हैं। कब्जे वाले इलाकों में मिड रेंज स्ट्राइक और काला सागर व अजोव सागर में शैडो फ्लीट जहाजों पर हमलों के जरिए चलाए जा रहे एक चतुर अभियान से क्रीमिया को अलग थलग किया जा रहा है। उस प्रायद्वीप पर पुतिन की पकड़ एक ऐसा प्रतीक है जिसका इस्तेमाल वे रूस को यूक्रेन पर हावी दिखाने के लिए करते हैं। ये पकड़ ढीली पड़ रही है। अब क्रीमिया पहले से कहीं ज्यादा आजाद होने के करीब है और यूक्रेन को तो अभी जवाबी आक्रमण भी शुरू नहीं करना पड़ा है। उस प्रायद्वीप को भी यूक्रेन के हमलों के कारण ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या लगभग पूरे रूस में फैल गई।
पेट्रोल पंप बंद हैं, खुले पंपों पर लंबी कतारें हैं। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर दूर से हमले कर शानदार काम किया है। रूसी ईंधन उत्पादन 40% तक घट गया है। क्रेमलिन को घरेलू आपूर्ति की रक्षा के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाने पड़े। और अगर लंबी दूरी के हमलों की बात करें तो यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा अपने लक्ष्यों में विविधता ला रहा है। यूक्रेन सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरियों और रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज के गोदामों को भी निशाना बना रहा है। ये प्लेटफॉर्म सैन्य उपकरण, ड्रोन और दोहरे इस्तेमाल वाले पुर्जों को सूचीबद्ध करने के लिए जाना जाता है, जिनका इस्तेमाल रूसी सैनिक कर सकते हैं। इन हमलों से पुतिन बेनकाब हो गए हैं और रूस की जनता भी ये जानती है कि वो यूक्रेन के हमलों से ठिकानों की रक्षा नहीं कर सकते। और अब इन सब के ऊपर ग्राहम का बिल भी है। ये रूस के ताबूत में यूक्रेन की आखिरी कील है। जैसे जैसे ये पहले से कहीं ज्यादा साफ होता जा रहा है कि यूक्रेन के लिए समर्थन को कमजोर करने की पुतिन की सभी कोशिशें, चाहे वो अमेरिका से हों या पूरे पश्चिम से, नाकाम हो गई हैं। पुतिन अब बौखला गए हैं। अब वे सिर्फ यूक्रेन के पतन के हास्यास्पद दावे कर सकते हैं। 26 जुलाई को पुतिन ने गुस्से में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि देर सबेर यूक्रेन ये पश्चिमी इलाके खो देगा और जो पहले पोलैंड, हंगरी, रोमानिया का था वो भी शायद देर सबेर। परसों नहीं, 1-2 साल, 10 या 15 साल में, लेकिन सब कुछ ऐतिहासिक रूप से अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ये उस आदमी की बड़बड़ाहट है जो सच्चाई नहीं मानता। रूस मजबूत नहीं होने वाला है। पुतिन का युद्ध आज रूस को 5 साल पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर बना चुका है। पुतिन के पास अब बढ़त नहीं। पुतिन ने अमेरिका पर अपना प्रभाव खो दिया है और यूक्रेन अब पहले से कहीं ज्यादा पश्चिमी रक्षा तंत्र में एकीकृत किया जा रहा है। अगर ग्राहम का बिल सीनेट में अगला मतदान पार कर लेता है और हाउस से पास होता है तो रूस को और आर्थिक नुकसान होगा। पुतिन पर दबाव बढ़ रहा है और उनका जवाब है कि वे रूस की शक्ति को लेकर झूठ बोलते रहें। अब तुम्हारा झूठा इतिहास तुम्हें नहीं बचाएगा पुतिन। जिन जिन चीजों से तुम्हें डर था कि अमेरिका करेगा, वही सब हो रहा है और यूक्रेन ने अभी तुम्हारे आक्रमण को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। पिछले 3 साल से चल रहे युद्ध में यूक्रेन में सबसे बड़ा बदलाव सस्ता FPV ड्रोन रहा है। यूक्रेन ने $500 के क्वाडकॉप्टर को मोर्चे पर सबसे डरावने हथियारों में से एक बना दिया है। दुनिया की बड़ी सेनाएं 2 साल से इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब अमेरिका भी सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि इसे सक्रिय रूप से अपने यहाँ ला रहा है, जिसमें रणनीति और सिद्धांत शामिल हैं। निर्माण की कार्यपद्धति और कुछ मामलों में असली ड्रोन कंपनियां और वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने डोनबास की खाइयों में ये युद्ध शैली बनाई। लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ यूक्रेन का होमवर्क नहीं नकल कर रहा है बल्कि यूक्रेन के इस शानदार विचार को लेकर उससे भी बेहतर कुछ बना रहा है। शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि अमेरिका के वर्तमान कदम समझने के लिए जरूरी है जानना कि यूक्रेन को सबसे पहले क्या इजाद करना पड़ा जब 2022 में रूस ने सीमा पार की। यूक्रेन के पास तोपखाने के भंडार, वायुसेना या बख्तरबंद टुकड़ियां नहीं थी जिससे वो रूस से बराबरी से नहीं लड़ सका। यूक्रेन के पास एक हताश, विकेंद्रीकृत और बेहद रचनात्मक नागरिक तकनीकी संस्कृति थी और रूसी सैनिकों में हिलने डुलने तक का डर पैदा करने की तत्काल जरूरत थी। इसका जवाब था फर्स्ट पर्सन व्यू या FPV ड्रोन, जिन्हें शौकिया लोग बाधा दौड़ या शादी की तस्वीरों के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे ही आप क्वाडकॉप्टर पर वारहेड लगाते हैं और कुछ किलोमीटर पीछे खाई में बैठे सैनिक को वीडियो गॉगल्स पहनाते हैं, आपके पास ऐसा सटीक निर्देशित हथियार आ जाता है जिसकी कीमत ज्यादातर दूसरे हथियारों से कम होती है। वह हथियार पेड़ों की कतार के पार टैंक ढूंढकर नष्ट कर सकता है। ड्रोन प्रधान युद्ध की अर्थव्यवस्था पेंटागन की बातचीत को प्रभावित करती है। अप्रैल 2025 तक कुछ अनुमानों के अनुसार ड्रोन रूसी नुकसानों के 80% के लिए जिम्मेदार रहे हैं। मोर्चे के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है, यानी 10 में से 9 वाहन ड्रोन से सीधे नष्ट हुए। अब आधुनिक युद्ध क्षेत्र में छुपने की जगह नहीं बची। हर सड़क, पेड़ों की हर कतार और हर स्टेजिंग एरिया पर कोई छोटी, सस्ती और हथियारबंद चीज नजर रख रही है। यूक्रेन अकेला देश नहीं है जिसके पास ड्रोन की लगातार आपूर्ति है। रूस ने खुद को ढालते हुए ड्रोन युद्ध में कई अहम विकास किए हैं। उसके FPV और कामिकाजे ड्रोन खासकर पश्चिमी टैंकों जैसे लेपर्ड 2A6 को नष्ट कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर अमेरिका के M1 अब्राम्स के बराबर है। युद्ध के पहले साल में यूक्रेनी टैंकों जैसे लेपर्ड की हानि का मुख्य कारण ड्रोन युद्ध था। इससे पता चलता है कि दोनों में से कोई भी पक्ष अपने सबसे मजबूत ढांचों या हथियारों को सस्ते और आसानी से बदले जा सकने वाले ड्रोन से नष्ट होने से पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ गैराज में जुगाड़ से ड्रोन बनाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। यूक्रेन ने इस विचार के इर्द गिर्द एक पूरा औद्योगिक और नौकरशाही तंत्र खड़ा कर दिया और यह तंत्र शायद खुद ड्रोन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्यात साबित हो सकता है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय का ब्रेव वन प्लेटफॉर्म एक डिजिटल मार्केटप्लेस है
जहां फ्रंटलाइन कमांडर सैकड़ों ड्रोन मॉडल देख और ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे अमेज़न से सामान मंगाते हैं, और डिलीवरी 1 हफ्ते में हो सकती है। यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स हमलों की रिकॉर्डिंग कर नष्ट चीजों की कीमत के हिसाब से पॉइंट्स पाती है, जिन्हें वे मार्केट प्लेस पर और उन्नत ड्रोन अनलॉक करने में इस्तेमाल कर सकती है। क्षतिग्रस्त यूनिट्स को पारंपरिक सप्लाई चेन से लगने वाले हफ्तों के बजाय फ्रंट लाइन वर्कशॉप्स में कुछ घंटों में इमरजेंसी मरम्मत मिल सकती है। फिर वो हमला हुआ जिससे दुनिया ने यूक्रेन के ड्रोन प्रोग्राम को रणनीतिक हथियार की तरह गंभीरता से लेना शुरू किया, न कि केवल युद्ध क्षेत्र की समस्या के रूप में। जून 2025 में यूक्रेन ने कम लागत वाले FPV ड्रोन के झुंड को नागरिक माल कंटेनरों की छतों के अंदर छुपाकर रूस के इलाके में गहराई तक तस्करी कर पहुंचाया। फिर ऑपरेशन स्पाइडरवेब के तहत उन्हें दूर से नियंत्रित करके 5 रूसी एयरबेस पर दागा गया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 117 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और 41 विमानों पर वार किया गया, जिसमें 2 TU-95 और 2 TU-22 रणनीतिक बम वर्षक भी शामिल हैं। ये रूस की सबसे महंगी और बदलना मुश्किल सैन्य संपत्तियां हैं। इसमें करीब $7 अरब के नुकसान का अनुमान लगाया गया। असली नुकसान चाहे जितना भी हो, संदेश और परिणाम साफ थे। अब सस्ते ड्रोन किसी भी मोर्चे से हजारों किलोमीटर दूर रणनीतिक संपत्तियों को खतरे में डाल सकते हैं, बिना एक भी मानव चालित विमान के सीमा पार किए। रूस को दूरस्थ ठिकानों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति अपनानी पड़ी। कई बार उसने विमानों पर टायर रख दिए ताकि वे सैटेलाइट इमेजरी में कम दिखें। ये सिर्फ यूक्रेन रूस संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, ये रणनीतियां उसी समय चल रहे दूसरे बड़े संघर्ष तक भी फैल गई। द गार्जियन ने मई 2026 में रिपोर्ट किया कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन अपना लिए हैं और यूक्रेन की तकनीकों से इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचने के तरीके खोजे हैं, जो धरती पर सबसे जटिल जैमिंग वातावरणों में से एक है। अमेरिका ने फरवरी के अंत में ईरान से संघर्ष शुरू किया तो तेहरान ने पूरे क्षेत्र में ड्रोन की बौछार कर दी, जिनमें से कई को अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं ने मार गिराया। अमेरिका के बड़े हमलों ने दिखा दिया कि सस्ती, बड़े पैमाने पर बनी प्रणालियों के खिलाफ महंगे इंटरसेप्टर से बचाव करना बेहद मुश्किल और महंगा है। अमेरिका के पहले इस्तेमाल किए गए हथियार युद्ध की तैयारी, संचालन और शक्ति प्रदर्शन में भी बहुत प्रभावी रहे, लेकिन वो लागत प्रभावी नहीं थे। अमेरिका के प्रमुख लंबी दूरी के ड्रोन को ही ले। जुलाई 2026 तक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान में अभियानों के दौरान 30 से ज्यादा रीपर MQ-9 ड्रोन नष्ट हुए। इन ड्रोन की प्रति यूनिट लागत पिछली बार करीब $16 मिलियन थी, जो कम लागत वाले डिस्पोजेबल ड्रोन से काफी ज्यादा है। ताकत का संतुलन उस हथियार के पक्ष में जाता है जिसे आप दुश्मन पर फेंक सकते हैं और निवेश की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही अंतर है कि अमेरिका और यूक्रेन ने अपने अपने संघर्षों को कैसे संचालित किया, लेकिन अमेरिका अचानक चीजों को कैसे बदल रहा है। चलिए सिद्धांत से शुरू करते हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना अपनी दशकों पुरानी कार्य पद्धति को पूरी तरह छोड़ रही है। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने 2025 में कांग्रेस से कहा था कि तकनीक इतनी तेज बदल रही है कि बड़े खरीद कार्यक्रमों पर निर्भर रहना संभव नहीं, क्योंकि उन्हें विकसित होने में साल लगते हैं और तैनात होते ही वे अप्रचलित हो सकते हैं। वार सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने जुलाई 2025 में निर्देश दिया कि 2026 के अंत तक हर आर्मी स्क्वाड को मानव रहित प्रणालियों से लैस किया जाए। उन्होंने पेंटागन की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ड्रोन तकनीक एक पीढ़ी की सबसे बड़ी सैन्य प्रगति रही है। तब तक कुछ छोटे स्तर के बदलाव पहले ही लागू किए जा रहे थे। जनवरी 2025 में आर्मी की 3rd ब्रिगेड 10th माउंटेन डिवीजन ने जर्मनी में एक रोटेशन के दौरान 144 प्रयोगात्मक ड्रोन तैनात किए, जो किसी भी यूनिट द्वारा प्रशिक्षण में अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। इसने 80-80 सैनिकों वाली 3 स्ट्राइक कंपनियां भी बनाई, जिन्हें बटालियनों के आगे काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। हर कंपनी एक स्काउट प्लाटून, एक मोर्टार प्लाटून और एक समर्पित ड्रोन प्लाटून के इर्द गिर्द बनाई गई थी, जो निगरानी ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और काउंटर ड्रोन सिस्टम संचालित करता था। यूनिट्स को 1 घंटे से ज्यादा मंडरा सकने वाले एंड्यूरियल घोस्ट ड्रोन और PWC 100 टोही सिस्टम इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। स्विच ब्लेड 600 लोइटरिंग म्यूनिशन, जिसका वारहेड जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल वाला ही है, और 101वीं एयरबोर्न के सैनिक 3D प्रिंटेड पार्ट्स से बने ड्रोन उड़ा रहे हैं। 10वीं माउंटेन डिवीजन के सैनिक अपने रक्सैक में स्काईडियो X2D सिस्टम ले जा रहे हैं। सेना ने अगस्त 2025 में फोर्ट रकर, अब फोर्ट नोवोसेल में पहला आधिकारिक ड्रोन कोर्स शुरू किया। ये 3 हफ्ते का कोर्स है, जिसमें 20-25 घंटे का वीडियो गेम जैसे सिमुलेटर पर उड़ान प्रशिक्षण और लाइव सिस्टम पर प्रशिक्षण शामिल है। यहाँ 3D प्रिंटिंग और CAD डिजाइन की ट्रेनिंग दी जाती है,
ताकि फील्ड में तुरंत पार्ट्स बनाए जा सके। कोर्स डायरेक्टर कैप्टन रेचल मार्टिन ने इसे सिर्फ पीछे छूटे अंतर को भरने की कोशिश बताया, यह सुझाव देते हुए कि अमेरिका इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पीछे था और यह उस अंतर को पाटने की एक आक्रामक कोशिश थी। इस बीच आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल ने सुझाव दिया है कि बटालियनों को और चुस्त होना चाहिए और पहले की तरह आगे बढ़ना बंद करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन ने जो घनत्व दिखाया है उसका मतलब है कि एक $10 मिलियन का टैंक भी कुछ ऐसे हथियार से ढूंढा और नष्ट किया जा सकता है जिसकी कीमत एक सेकेंड हैंड कार से भी कम है। मरीन कॉर्प्स इसी बदलाव का और भी तेज और साफ कहे तो ज्यादा जुगाड़ू रूप अपना रहा है। 24वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट ने कैंप लेज्यून में 3 हफ्ते नेरो के आर्चर पर ट्रेनिंग की। आर्चर 8 इंच का क्वाडकॉप्टर है जिसे एल सेगुंडो कैलिफोर्निया में बनाया गया है। इसकी कीमत करीब $2 है और इसे ब्लू UAS ने मंजूरी दी है, यानी इसमें चीनी पुर्जे नहीं है जो कमर्शियल ड्रोन मार्केट में हावी है और सप्लाई चेन या अमेरिका चीन के किसी व्यापक टकराव, यहाँ तक कि प्रॉक्सी के जरिए होने वाले टकराव को भी प्रभावित कर सकते हैं। मरीन कॉर्प्स ने 8000 आर्चर ड्रोन के लिए लगभग $1.7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 3 हफ्ते का कंप्रेशन कैंप दिखाता है कि अमेरिका को मौजूदा खिलाड़ियों की बराबरी तक पहुंचना है, जबकि रूस और ईरान को इस तकनीक में निखार असली जंग के वर्षों के अनुभव से मिला है। मरीन कॉर्प्स 3 हफ्तों में तैयारी पूरी करना चाहता है ताकि मरीन सैनिकों को ऐसे खतरे के सामने बिना जवाब के ना भेजना पड़े जिसे अब हर दुश्मन इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर मात्रा की समस्या आती है, क्योंकि मरीन और सैनिकों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है अगर बांटने के लिए पर्याप्त ड्रोन ही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2026 तक 10,000 FPV ड्रोन तैनात करने का लक्ष्य रखा है, जबकि चीन और रूस हर साल लाखों ड्रोन बना सकते हैं। ड्रोन तैनाती की योजना और उन्हें उड़ाने के लिए जरूरी जनशक्ति व ट्रेनिंग में बड़ा फर्क है। अगर मरीन कॉर्प्स को लाखों ड्रोन मिल भी जाएं, तो कुछ हजार को छोड़कर बाकी सारे ड्रोन बस शेल्फ पर पड़े रहेंगे, क्योंकि अभी इतने मरीन ट्रेन नहीं है कि उन्हें उड़ा सके। फिर भी पेंटागन ने इस समस्या का हल निकालने के लिए दोनों ही समस्याओं पर एक साथ पैसा लगाना शुरू कर दिया है। आर्मी अगले 2-3 साल में कम से कम 10 लाख ड्रोन लेने की योजना बना रही है। ड्रोन डोमिनेंस प्रोग्राम का पहला मूल्यांकन चरण पूरा हुआ। द गॉन्टलेट फरवरी में फोर्ट बेनिंग में हुआ, जिसका मकसद 2027 के अंत तक लड़ाकू इकाइयों में 3,40,000 छोटे अटैक ड्रोन तैनात करना है। FY27 पेंटागन बजट अनुरोध में ड्रोन व काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के लिए $75 अरब रखे गए हैं, जिसमें $54.6 अरब डिफेंस ऑटोनोमस वर्किंग ग्रुप के जरिए खर्च होंगे। ये अब पायलट प्रोग्राम नहीं, बल्कि पेंटागन कुछ वर्षों में उसी तरह का ड्रोन इंडस्ट्रियल बेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने जरूरत के चलते एक सर्दी में ही ड्रोन इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया। पैसा जरूरी है, लेकिन यूक्रेन इससे भी ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यह सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूक्रेन युद्ध और वैश्विक भू राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रमों पर ताज़ा खबरें मिलती रहें। यूक्रेन जानता है कि ड्रोन कैसे काम करते हैं और वे किन सिस्टम्स पर सबसे असरदार है, और इसे साबित करने के लिए वर्षों के असली युद्ध क्षेत्र के आंकड़े और फुटेज भी है। इसलिए हेक्सेथ ने सीनेट को बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त अमेरिकी कर्मियों को यूक्रेन में विशेष रूप से ड्रोन युद्ध क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए भेजने की मंजूरी दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में और भी आगे की बात कही। उन्होंने यूक्रेन की सेना को यूरोप की सबसे मजबूत बताते हुए कहा कि यह अस्तित्व की लड़ाई में नई रणनीतियों और तकनीकों पर आधारित है। ईरान समर्थित ड्रोन हमलों ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में मध्य पूर्व को निशाना बनाया। यूक्रेन ने वास्तव में जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा में मदद के लिए ड्रोन और ड्रोन विशेषज्ञों की एक टीम भेजने की पेशकश की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह भी सुझाव दिया कि उन्होंने पहले ही अमेरिका के साथ $50 अरब के ड्रोन उत्पादन समझौते का प्रस्ताव दिया है, जिसे अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। अमेरिका 2 रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश कर रहा है। कमजोरियां दूर करने को घरेलू ड्रोन उत्पादन और घरेलू व विदेशी रणनीतियों का संयोजन अपना रहा है, लेकिन अटलांटिक पार सिर्फ रणनीतियां और कर्मचारी नहीं जा रहे। यूक्रेनी ड्रोन कंपनियां अब अमेरिकी धरती पर अपना कारोबार स्थापित करना शुरू कर रही हैं, भले ही अमेरिकी सरकार ने यूक्रेनी सरकार के साथ आधिकारिक ड्रोन उत्पादन समझौतों पर हस्ताक्षर न किए हों। एफ ड्रोन 2023 में स्थापित यूक्रेनी निर्माता, यूक्रेनी बलों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता और सरकार द्वारा अधिकृत पहली यूक्रेनी कंपनी बन गई है। यूक्रेनी डिफेंस ड्रोन के जरिए अमेरिका को सैन्य ड्रोन भेजने वाली कंपनी होलैंड ओहायो में पहली अमेरिकी फैक्ट्री बना रही है। यह निवेश पेंटागन अनुबंध द्वारा समर्थित है, जिसमें रक्षा विभाग के ड्रोन डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत 2000 FPV ड्रोन की शुरुआती ऑर्डर है। मुख्य हथियार F-10 स्ट्राइक ड्रोन है, जिसे यूक्रेन युद्ध में आजमाया गया था। इसके बाद इसने ड्रोन डोमिनेंस मूल्यांकन के पहले चरण में 6ठा स्थान हासिल किया। कंपनी अपना F-7 काउंटर ड्रोन इंटरसेप्टर भी ला रही है, जो एक ऐसा सिस्टम है
जिसे ईरानी शाहिद द्वारा बनाए गए सस्ते कामिकाजे ड्रोन का पीछा करने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसी हथियार परिवार ने मार्च में सऊदी अरब में अमेरिकी विमानों को जमीन पर नष्ट कर दिया था। एफ ड्रोन डोमिनेंस प्रोग्राम के दूसरे चरण में 48 कंपनियों में शामिल है, जिसमें 10 विजेताओं की उम्मीद है और पेंटागन 60,000 और ड्रोन खरीद सकता है। फिर भी ये संख्या शुरुआती ही है। यूक्रेन का रक्षा उद्योग आक्रमण से पहले $1 अरब से अब $50 अरब से ज्यादा हो गया है और 2026 में देश 8 मिलियन से अधिक मानव रहित सिस्टम बनाएगा। 2025 में पूरे साल अमेरिका सिर्फ लगभग 3000 FPV ड्रोन बना सका। CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यूएस यूक्रेन रक्षा ज्ञापन के मसौदे में इससे भी आगे बढ़ने की बात है। अब यूक्रेन को अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर ड्रोन बनाने और अमेरिका को सैन्य तकनीक निर्यात करने की अनुमति होगी। यह कहानी का आयात पक्ष है, सिद्धांत, कार्मिक और अब असली निर्माता। लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमें वीडियो की शुरुआत पर लौटाता है। अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की नकल नहीं कर रहा, बल्कि कुछ जगहों पर अमेरिकी इंजीनियरिंग, अमेरिकी औद्योगिक क्षमता और अमेरिकी संयुक्त हथियार सिद्धांत पहले से ही यूक्रेन के इस शानदार विचार को लेकर उसे और भी घातक बनाने के लिए तैयार है। पहला है मौजूदा सैन्य भंडार से बनाए गए मॉड्यूलर गोला बारूद, जो खास तौर पर बनाए गए वारहेड्स की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेरो का आर्चर प्रोग्राम ले, जिसके इर्द गिर्द मरीन कॉर्प्स काम कर रहा है। आमतौर पर हर सैन्य हथियार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आइडेंटिफिकेशन कोड यानी DODIC की जरूरत होती है, जिसमें गहन तकनीकी मूल्यांकन शामिल होता है। सैनिकों के इस्तेमाल से पहले एक समर्पित निर्माता चाहिए। ये वही सालों लंबी नौकरशाही प्रक्रिया है जिसमें यूक्रेन के पास समय नहीं था और पेंटागन इसे तेज करने में हमेशा खराब रहा है। मरीन कॉर्प्स का आर्चर के साथ जवाब बहुत सरल था। C4 प्लास्टिक विस्फोटक और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग कैप ले। दोनों के पास DOD नंबर हैं और ये अमेरिकी भंडार में टनों के हिसाब से पहले से मौजूद हैं। C4 को एक आवरण में भरे, ब्लास्टिंग कैप को पीछे से डाले और फिर स्क्रू कर दे। सामने या तो एक एंटी पर्सनल फ्रेगमेंटेशन डिस्क या एक शेप्ड चार्ज एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर लगाए। यह इस पर निर्भर करता है कि टारगेट इन्फेंट्री है या आर्मर, क्योंकि वारहेड में खुद कोई विस्फोटक तब तक नहीं होता जब तक उसे असेंबल नहीं किया जाता। इसलिए उसे कभी अपना DODIC नंबर नहीं चाहिए था और मरीन को कभी भी विस्फोटकों की नई क्लास को संभालना दोबारा नहीं सीखना पड़ा, क्योंकि वे पहले से ही लगातार C4 पर ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरीके से मरीन कॉर्प्स ने इस हथियार को पिछले साल जनवरी में क्रिसमस के ठीक बाद की एक अवधारणा से कैंप लेज्यून में 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय में तैनात लाइव फायर क्षमता तक पहुंचाया, जो अक्सर आर्मी को एक अतिरिक्त हथियार हासिल करने में लगने वाले समय से भी कम है। बैक ऑर्डर से हिस्सा निकालना एक अमेरिकी समाधान है। रूस और चीन से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करने के बजाय मौजूदा वैश्विक लॉजिस्टिक्स चेन की गहराई और मानकीकरण का उपयोग करके खरीद प्रक्रिया में आने वाली रुकावट को पार करना एक विशिष्ट अमेरिकी तरीका है, यूनिट दर यूनिट। दूसरा, ये पुराने एनालॉग और फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल लिंक से जानबूझकर जैम रेसिस्टेंट है। यूक्रेन का रूस के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध दुनिया में सबसे घना और उन्नत है। दोनों पक्षों ने यह सीखा है कि डिजिटल कंट्रोल और कैमरा सिस्टम ये शार्प और सटीक है, लेकिन जैम होते ही बंद हो जाते हैं। आर्चर प्लेटफॉर्म जानबूझकर डिजिटल की जगह एनालॉग कैमरा और कंट्रोल सिस्टम चुनता है। जैमिंग के दौरान ये धीरे धीरे कमजोर होता है, तुरंत बंद नहीं होता, जिससे ऑपरेटर को ड्रोन वापस लाने या स्ट्राइक पूरी करने का थोड़ा समय मिल जाता है, भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हालात चुनौतीपूर्ण हो। यूक्रेनी और रूसी सेनाएं भी इसी वजह से फाइबर ऑप्टिक स्पूल्ड ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि फिजिकल वायर को बिल्कुल भी जैम नहीं किया जा सकता। और अमेरिकी यूनिट्स भी उसी फाइबर ऑप्टिक तरीके की टेस्टिंग कर रही हैं। फाइबर ऑप्टिक आर्चर वेरिएंट्स 2025 के अंत में पेश किए गए थे। इसे अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसर्च और सिग्नल इंटेलिजेंस में अधिक निवेश से जोड़ना, जो दशकों से बड़े डिफेंस R&D बजट के साथ तैयार हुआ, जितना यूक्रेन या रूस के पास नहीं था। ये असली क्षेत्र है जहां अमेरिका यूक्रेन की शुरुआत को आगे बढ़ा सकता है, सिर्फ नकल नहीं कर सकता। तीसरा है स्वायत्त मार्गदर्शन। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में बढ़त है, जिसका अमेरिका फायदा उठा सकता है। यूक्रेन के FPV ड्रोन अधिकतर मैन्युअली उड़ाए जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी प्रभावशीलता ऑपरेटर की क्षमता तक सीमित है, जो एनालॉग वीडियो फीड देखता है। लेकिन FSAT इंटरसेप्टर, जिसे F ड्रोन अब ओहायो में बना रहा है, दिखाता है कि आगे क्या दिशा होगी। मुठभेड़ के अंत में पायलट सिर्फ ड्रोन की गति नियंत्रित करता है, बाकी सब कुछ स्वचालित गाइडेंस संभालता है। मूल रूप से एक सस्ते एयरफ्रेम को खुद ब खुद सटीकता से लक्ष्य तक पहुंचने देना, जिसमें इंसान की प्रतिक्रिया या हिम्मत पर निर्भरता न हो। और इस ऑनबोर्ड स्वायत्तता को अमेरिका के सेमीकंडक्टर आधार से जोड़ना उसके कंप्यूटर विजन अनुसंधान इकोसिस्टम और उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रतिभा का कहीं बड़ा भंडार है, जितना यूक्रेन या रूस के पास उपलब्ध है।
यही क्षेत्र है जहां अमेरिका मैन्युअली पायलट किए गए स्वॉर्म से आगे निकल सकता है। चौथा पहलू तथाकथित संयुक्त हथियारों के डीकॉन्फ्लिक्शन की पद्धति है, जो बहुत तकनीकी लगती है लेकिन असल में ड्रोन युद्ध की सबसे कठिन समस्याओं में से एक है और अमेरिकी सेना इसमें 80 साल से माहिर होती आई है। फायर सपोर्ट कोऑर्डिनेशन में अमेरिकी सेना आत्मघाती ड्रोन को मूल रूप से F-18 से अलग नहीं मानती, क्योंकि दोनों ही घातक प्रभाव है जिन्हें पास में मौजूद मित्र सैनिकों से अलग रखना जरूरी है। अमेरिका ने अपने हवाई आक्रामक विकल्पों के लिए पहले ही व्यापक उपाय किए हैं। यही सिद्धांत ड्रोन पर भी लागू हो सकता है। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ड्रोन अपनाने में धीमी गति दिखाई है। दरअसल उसके पास शुरू से ही ड्रोन को संयुक्त हथियार सिद्धांत में शामिल करने का मौका है, बजाय बाद में जोड़ने के। पांचवा और आखिरी हिस्सा है औद्योगिक आधार। अमेरिकी विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र की विशाल पूंजी यूक्रेन को नहीं मिली। युद्ध के दबाव में यूक्रेन ने शून्य से 50 अरब डॉलर की ड्रोन इंडस्ट्री बनाई। किसी भी मापदंड से यह एक असाधारण उपलब्धि है। संयुक्त राज्य अमेरिका उसी तकनीकी और नवाचार की बुनियाद का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जो उस इंडस्ट्री के पीछे थी और उसे सीधे अपने घरेलू सैन्य औद्योगिक ढांचे में लागू कर रहा है। याद रखिए, 2027 के लिए पेंटागन का मानव रहित हवाई हथियारों का बजट 75 अरब डॉलर है, जो यूक्रेन की पूरी इंडस्ट्री से 50 गुना बड़ा है। अगर वह औद्योगिक क्षमता वास्तव में उस स्तर पर लागू होती है जैसा बजट का आंकड़ा बताता है, अमेरिका के पास यूक्रेन की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन करने की क्षमता है। यूक्रेन के सामने गति की समस्या है। उसके तेजी से विकसित हो रहे इंटरसेप्टर ड्रोन की सेना रूस के धीमे चलने वाले शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने में बेहद प्रभावी साबित हुई है। दुर्भाग्यवश वही इंटरसेप्टर इतने तेज नहीं है कि जेट से चलने वाले जेवलिन फोर्स या KH-101 क्रूज मिसाइल जैसी तेज धमकियों से निपट सके। लेकिन यह स्थिति बदल सकती है, क्योंकि अब यूक्रेन और जर्मनी ने अपने इंटरसेप्टर की गति बढ़ाने और सबसे तेज रूसी ड्रोन को भी नष्ट करने का एक शानदार तरीका खोज लिया है। मिलिए एपेक्स रिकॉर्ड हंटर से। ये एक प्रायोगिक बैटरी से चलने वाला ड्रोन है जिसे जर्मन कंपनी क्वांटम सिस्टम्स ने बनाया है। कंपनी का मुख्यालय बवेरिया में है, लेकिन उसके दफ्तर दुनिया भर में है। ये UAV के विकास, डिजाइन और उत्पादन में अग्रणी विशेषज्ञों में से एक है और UAV तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। क्वांटम सिस्टम्स की नेक्स्ट इंजीनियरों की टीम ने बैटरी चालित विमान की गति का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एपेक्स रिकॉर्ड हंटर बनाया। यह रिकॉर्ड 657.59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर स्थापित किया गया था। 409 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण अफ्रीकी भाइयों ल्यूक और माइक बेल ने अपने पेरेग्रीन V4 ड्रोन का इस्तेमाल करके दिसंबर 2025 में यह रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि 26 जून 2026 को क्वांटम सिस्टम्स का एपेक्स रिकॉर्ड हंटर इससे कहीं तेज गया। सीधे और समतल उड़ान के दौरान हंटर ने 699 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 434 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की। चूंकि यह परीक्षण आंतरिक रूप से किया गया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के किसी भी प्रतिनिधि की उपस्थिति में गति की निगरानी और पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिए क्वांटम सिस्टम्स ने अभी तक आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। कंपनी को भरोसा है कि वह यह कर पाएगी और वह आधिकारिक प्रमाणन प्रक्रिया में लगी है। खास बात यह है, इंजीनियर मानते हैं कि उनकी चीज इससे भी तेज चल सकती है। सीनियर प्रोटोटाइपिंग इंजीनियर रॉबर्ट गार्डेमिन ने बताया कि उनकी टीम रिकॉर्ड हंटर पर 1 साल से ज्यादा काम कर चुकी है और फिलहाल रुकने का इरादा नहीं है। 699 किमीटर भी घंटा एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, लेकिन यह शुरुआत है। हम जल्द लौटेंगे, इससे तेज जाएंगे और इसे आधिकारिक बनाएंगे। लेकिन यह यूक्रेन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आखिरकार एपेक्स रिकॉर्ड हंटर कोई सैन्य ड्रोन नहीं है, बल्कि एक साधारण प्रयोगात्मक UAV है जिसे तेजी के लिए डिजाइन किया गया है, न कि बम गिराने के लिए। यूक्रेनी नजरिए से इस कहानी के महत्व को समझने के लिए आपको सुर्खियों से आगे देखना होगा। बात खुद रिकॉर्ड हंटर या इसकी हासिल की गई सटीक रफ्तार की नहीं है, ये उसके पीछे की तकनीक के बारे में है। बात इस तथ्य की है कि इंजीनियरों की एक टीम ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था, एक साधारण कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ड्रोन को क्रूज मिसाइल जैसी तेजी से उड़ाना। यूक्रेन के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। क्वांटम सिस्टम्स का एक खास तथ्य है, ये यूक्रेन के साथ बहुत करीब से काम करता है। इसकी अपनी यूक्रेनी सहायक कंपनी है V ड्रोन्स, जो पहले से ही अपने सैन्य UAV में एपेक्स रिकॉर्ड हंटर पर देखी गई उसी तरह की तकनीक को शामिल करने के तरीके तलाश रही है। इसमें स्ट्रेला इंटरसेप्टर जैसे मौजूदा मॉडल और विकासाधीन या हाल ही में जारी मॉडल शामिल है, जैसे यागर
जो इलेक्ट्रिक और रॉकेट के संयुक्त ड्राइव से सिर्फ 30 सेकंड में 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वी ड्रोन आने वाले हफ्तों और महीनों में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले परीक्षण करने का इरादा भी रखती है, क्योंकि वह अपने ड्रोन को पहले से भी तेज उड़ाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन भर की अन्य ड्रोन कंपनियां भी उसी लक्ष्य की ओर काम कर रही है। और ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें उन सबसे बड़े समस्याओं में से एक को देखना होगा जिसका सामना आज कीव की सेनाएं कर रही हैं। हालांकि रूस ने हाल के समय में गंभीर झटका झेला है, कब्जे वाले इलाकों और अपने ही क्षेत्रों में कई विनाशकारी हमलों का सामना किया है। हालांकि उसकी तेल रिफाइनरियों और सैन्य आपूर्ति लाइनों पर हमले हुए, वह यूक्रेनी ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले जारी रखता है। दिन और रात दोनों समय क्रेमलिन लगातार यूक्रेनी कस्बों और शहरों की ओर सीमा पार ड्रोन के विशाल झुंड और मिसाइलों की बौछारें भेजता रहता है। इन हमलों में वास्तव में किसी भी बड़े स्तर पर कोई कमी या धीमापन नहीं आया है। वास्तव में रूस शायद और भी उन्नत यूएवी और अधिक मात्रा में उच्च गति वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपने हमलों को और भी तीव्र बना रहा है। यूक्रेनी वायुसेना संचार प्रमुख यूरी इहनात ने जुलाई में यूनाइटेड न्यूज को दिए साक्षात्कार में पुष्टि की थी। मैं नहीं कहूंगा कि उनकी संख्या घटी है। वास्तव में वे अब बैलिस्टिक मिसाइलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यूक्रेन के लिए मिसाइलें जुटाने में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वे हर रात हमला करते हैं और अब दिन के समय भी हमला कर रहे हैं। जब दुश्मन ऐसा लक्ष्य तय कर ले, ड्रोन लगातार हमला कर सकते हैं। युद्ध अध्ययन संस्थान की 2 जुलाई की रिपोर्ट में भी पाया गया कि रूस अब तेज हवाई साधनों जैसे जेट ड्रोन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रूसी बलों ने निर्माण के तरीके बदल सकते हैं, जैसे शाहिद ड्रोन का विकेंद्रीकृत उत्पादन या जेट इंजन वाले ड्रोन जैसे मुश्किल वेरिएंट्स को प्राथमिकता देना। ये शायद इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने प्रभावी इंटरसेप्टर ड्रोन फ्लीट बना ली है। स्काईफॉल, P1 सन और वाइल्ड हॉर्नेट स्टिंग 2 जैसे मॉडल शाहिद ड्रोन को हवा में ही ढूंढकर नष्ट कर सकते हैं, इससे पहले कि वे लक्ष्य तक पहुंचे। अपने कई बुनियादी ड्रोन अब कम प्रभावी होते देख रूस ने रणनीति बदली है और दुर्भाग्य से ये यूक्रेन पर असरदार साबित हो रही है। जेट से चलने वाले ड्रोन जैसे कि जारन 4 आमतौर पर 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे या 186 से 248 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपने टर्बोजेट इंजन की वजह से 500 किलोमीटर प्रति घंटे या 311 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं। ये रफ्तार कई यूक्रेनी इंटरसेप्टर्स के लिए संभालना बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए स्टिंग 2 और P1 सन की अधिकतम रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे या 186 मील प्रति घंटे है। रूस की मिसाइलें भी बहुत तेज रफ्तार से चलती है, जैसे कि KH-101 और KH-55 जैसे मॉडलों की शुरुआती रफ्तार लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे या 460 मील प्रति घंटे होती है। यूक्रेन के मौजूदा इंटरसेप्टर बेड़े के लिए ऐसे हथियारों को रोक पाना लगभग नामुमकिन है और समस्याएं यही खत्म नहीं होती। कीव की सेनाओं के पास भी उन हाई स्पीड इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या बहुत सीमित है, जिनकी उन्हें रूस के सबसे तेज खतरों को निष्क्रिय करने के लिए जरूरत है, जैसे कि पेट्रियट बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली अमेरिकी निर्मित PAC-3 मिसाइलें। रिकॉर्ड्स के अनुसार 2025 में करीब 620 मिसाइलें बनाई गई, जो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों के लिए है और कई देश इन्हें खरीदना चाहते हैं। जर्मनी, जापान और पोलैंड जैसे देश। अमेरिका खुद भी अपनी जरूरतों और अभियानों के लिए PAC-3 मिसाइलों का अच्छा भंडार बनाए रखना पसंद करता है। दूसरे देशों को ये संसाधन खर्च करने में ज्यादा समय नहीं लगता। असल में 2026 की शुरुआत में ईरान युद्ध के दौरान कुछ ही दिनों में 800 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें मध्य पूर्वी देशों को ईरानी हमलों से बचाने में लगी थी, जबकि यूक्रेन को हर दिन और हर रात इससे भी बड़े खतरे और कहीं अधिक तीव्र हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में इतने पैट्रियट मिसाइल नहीं है कि यूक्रेन अपनी रक्षा कर सके। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सच्चाई है। डिफेंस एक्सप्रेस के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार अगर अमेरिका अपनी सभी PAC-3 मिसाइलें यूक्रेन भेज दे तब भी ये काफी नहीं होंगी। यूक्रेन की खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस करीब 60 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें बनाता है। रूस हर महीने लगभग 60 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी S-300 और S-400 प्रणालियों के लिए, 40 बैलिस्टिक मिसाइलें, 10 किंझाल बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 तक जीरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाता है। ये 113 हथियार है जिन्हें रोकने के लिए पेट्रियट क्लास इंटरसेप्शन चाहिए। PAC-3 की मौजूदा उत्पादन दर करीब 60 यूनिट प्रति माह है, जो काफी नहीं है। रूस अपने जेट ड्रोन निर्माण को भी बढ़ा रहा है और हर महीने लगभग 500 जारेन 4 बनाने की योजना है और यूक्रेन को इन्हें सफलतापूर्वक रोकने के लिए या तो पैट्रियट्स या अन्य उच्च स्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है
कि ये मिसाइलें अपेक्षाकृत कम है, बल्कि ये महंगी भी है। हर पैक 3 मिसाइल की कीमत कई मिलियन डॉलर होती है। अन्य इंटरसेप्टर भी लगभग या उससे अधिक $1 मिलियन के होते हैं। उनकी लागत और कमी को देखते हुए यूक्रेन अपने इंटरसेप्टर व्यर्थ नहीं गवा सकता और ना ही उन्हें कम प्राथमिकता वाले, कम मूल्य वाले लक्ष्यों पर खर्च कर सकता। उसे सस्ते विकल्प खोजने होंगे, लेकिन वो ऐसा करने में संघर्ष कर रहा है और अब इसकी कीमत चुका रहा है। उदाहरण के लिए 7 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर एक बड़े रात भर के हमले में 23 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 हाई स्पीड जिरकॉन और ओनिक्स मिसाइलें दागी। यूक्रेन इनमें से एक भी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। यह कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें कीव की सेनाएं मॉस्को के हवाई हमलों का सामना करने में जूझ रही हैं। एपेक्स रिकॉर्ड हंटर की तकनीक उस प्रवृत्ति को रोक सकती है और यूक्रेन को पटरी पर ला सकती है। इससे पहले कि हम समझाएं कैसे, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें। सतह पर ऐसा लगता है कि यूक्रेन के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। उसे रूस से लगातार तेज होते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें रोकना और भी मुश्किल होता जा रहा है। उसे तीव्र हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारी जनहानि और व्यापक विनाश हो सकता है। उसके इंटरसेप्टर का भंडार भी खतरनाक रूप से कम हो रहा है। हालांकि इन सभी समस्याओं का समाधान काफी हद तक सिर्फ एक चीज से हो सकता है, और वो है तेज इंटरसेप्टर। यूक्रेन पहले ही दिखा चुका है कि इंटरसेप्टर ड्रोन कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। इन्हें बनाना अपेक्षाकृत सस्ता है, इन्हें तैनात करना आसान है और ये सही लक्ष्यों पर बहुत प्रभावी हैं। मार्च 2026 में यूक्रेनी इंटरसेप्टर ने 33,000 से ज्यादा दुश्मन UAV गिराए। इससे पता चलता है कि वे देश की रक्षा के लिए कितने जरूरी थे, लेकिन प्रभावशाली बने रहने के लिए उन्हें प्रासंगिक भी रहना होगा। वे तब बेहद प्रासंगिक थे जब रूस अपने शाहिद 136 जैसे ड्रोन पर इतना ज्यादा निर्भर था, जिनकी अधिकतम रफ्तार लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 115 मील प्रति घंटा थी। ये लगभग दोगुनी रफ्तार से उड़ते थे। यूक्रेन के प्रमुख इंटरसेप्टर आसानी से उड़ान भर सकते थे और पहले से ही उड़ रहे शाहिद ड्रोन को पकड़ सकते थे, क्योंकि पायलट या ऑनबोर्ड AI सिस्टम अपने लक्ष्यों पर निशाना साध सकते थे और उन्हें बेहद कुशलता से मार गिरा सकते थे। हालांकि रूस जैसे जैसे जारेन 4 जैसे तेज रफ्तार प्लेटफॉर्मों की ओर बढ़ रहा है, यूक्रेन के इंटरसेप्टर कम प्रासंगिक हो रहे हैं, क्योंकि वे ऐसे लक्ष्यों को पकड़ नहीं पाते और इसके बजाय उन्हें उनके उड़ान मार्ग का अनुमान लगाना पड़ता है। और अगर वे उन्हें इंटरसेप्ट करना चाहते हैं तो आमने सामने की टक्कर के लिए सही स्थिति लेनी पड़ती है। ये कठिन है, इसलिए कई जारेन 4 आसानी से P1 सन्स इंटरसेप्टर को पार कर सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर यूक्रेन के ड्रोन एपेक्स रिकॉर्ड हंटर जितनी तेजी से जा सकते, जिसकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा या 435 मील प्रति घंटा है। अचानक समीकरण कीव के हक में हो जाता है। जेट ड्रोन को गिराना भी अब आम शाहिद्स को गिराने जितना लगभग आसान होगा, क्योंकि इंटरसेप्टर उन्हें पकड़ सकते हैं। वे उनके चारों ओर घूमकर सही कोण से हमला कर सकते हैं, जिससे सफलता लगभग तय है। फायदे यही खत्म नहीं होते, क्योंकि कुछ रूसी क्रूज मिसाइलें 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह कल्पना से परे नहीं है कि हाई स्पीड इंटरसेप्टर इन खतरों का भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर इस तकनीक को और विकसित किया जाए, जैसा क्वांटम सिस्टम्स के इंजीनियर मानते हैं, तो इंटरसेप्टर को इन मिसाइलों को रोकने के लिए उनसे काफी ज्यादा तेज उड़ना जरूरी नहीं। चूंकि ये ड्रोन की तुलना में काफी बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें रडार सिस्टम पर आसानी से देखा जा सकता है। यूक्रेन अपनी रडार कवरेज पर भरोसा कर सकता है ताकि मिसाइलों का पहले से पता चल सके, फिर उनके आगे ड्रोन भेजे जा सके। अपने लक्ष्यों से टकराने के लिए तैयार और इंतजार में हो, तब चुनौती गति नहीं बल्कि पोजीशनिंग की होगी। अगर यूक्रेन इसे सुलझा लेता है तो वह उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां वह करोड़ों डॉलर की क्रूज मिसाइलों को उन ड्रोनों से लगातार गिरा सकेगा, जिन्हें बनाने में कुछ हजार का खर्च आता है। अगर इस तकनीक में और सुधार होता है, यूक्रेन के पास अंततः ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन भी हो सकते हैं जो इतने तेज और फुर्तीले हो कि दुश्मन के सबसे तेज हथियारों यानी फाइटर जेट्स को भी गिरा सके। रूस के सबसे बेहतरीन जेट आसानी से साउंड बैरियर को पार कर लेते हैं, जिसमें Su-57 की अधिकतम रफ्तार मैक 2 तक पहुंच सकती है, लगभग 1320 मील प्रति घंटा या 2135 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एपेक्स रिकॉर्ड हंटर से कहीं ज्यादा तेज है, जो इतनी तेज नहीं है कि वह किसी जेट का पीछा कर सके या पकड़ सके जो पहले से ही सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा हो। लेकिन यह कल्पना करना असंभव नहीं है कि यूक्रेन ऐसे हालात तैयार कर सकता है जिसमें इंटरसेप्टर के छोटे छोटे घातक झुंड उन इलाकों में तैनात किए जाएं जहां जेट जा रहे हैं और पोजीशनिंग और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उन्हें सफलतापूर्वक निशाना बनाया जाए। मौजूदा तकनीक से ये जल्दी संभव नहीं, पर दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। अल्पकालिक में सोचे तो क्वांटम सिस्टम टेक्नोलॉजी यूक्रेन के रक्षा सिद्धांत को आकार दे सकती है। कीव ने किफायती विकल्पों पर ध्यान देने की बात कही है। उसके पास रूस जितनी रफ्तार से मिसाइलें बनाने के पैसे या संसाधन नहीं है,
और वो महंगे हथियार सस्ते ड्रोन गिराने में खर्चना नहीं चाहता। वह समझता है कि इस युद्ध में पैसा शायद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और उसे पता है कि जीतने का उसका एकमात्र तरीका वही किफायती तरीका बनाए रखना है जिसने उसे अब तक टिके रहने में मदद की है। साथ ही वो अपनी पूरी ताकत से संघर्ष को क्रेमलिन के लिए जितना महंगा हो सके उतना महंगा बनाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि यूक्रेन हमेशा दुश्मन के हथियारों को रोकने के लिए सबसे सस्ते तरीके खोजने की कोशिश करता रहा है, जैसे 1000 डॉलर वाले इंटरसेप्टरों से 25,000 डॉलर वाले शाहिद ड्रोन मार गिराना। रिकॉर्ड हंटर तकनीक इस रणनीति को अगले स्तर तक ले जा सकती है, जिससे यूक्रेन को रूस के सस्ते और धीमे ड्रोन से लड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि रूस के और भी उन्नत जेट पावर्ड मॉडलों का भी मुकाबला कर सकेगा, जिससे क्रेमलिन के कमांडरों को एक बार फिर से अपनी रणनीति पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि वे लगातार ऐसे हमलों पर भारी मात्रा में पैसा बर्बाद कर रहे हैं जो मनचाहा परिणाम नहीं दे पा रहे। यूक्रेन के लिए सफल इंटरसेप्शन सिर्फ रूस की संपत्ति बर्बाद करना नहीं, बल्कि इसका मतलब और भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जानें बचाई गई हैं, इमारतों को मलबे में बदलने से रोका गया है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जो शायद नष्ट हो सकते थे वे अब कुछ और समय तक बचे रहेंगे। हर इंटरसेप्शन जो एक सस्ते ड्रोन से किया जाता है वह भी एक महंगे मिसाइल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे यूक्रेन को दागना नहीं पड़ा, और समय के साथ ये सभी फायदे मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। यूक्रेन जितनी ज्यादा इंटरसेप्टर सेना का उपयोग करेगा उतनी ही मिसाइलें वह बड़े खतरों जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट से बचाव के लिए बचा सकेगा। समय के साथ इससे कीव की सेनाओं को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि वे अपनी मौजूदा मिसाइलों का जीवन काल और प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं और अपने सहयोगियों से अगली खेप PAC-3 नैसैम्स या IRIS-TS आने तक वक्त निकाल सकते हैं। इस बीच रूस को एक और महंगी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वह पहले से ही जेट, ड्रोन और मिसाइलों के बढ़ते इस्तेमाल से हवाई हमलों पर ज्यादा खर्च कर रहा है और वह उम्मीद कर रहा है कि ये महंगे बमबारी इतने बड़े और विनाशकारी होंगे कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को पस्त कर देंगे, उसकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे और उसकी मिसाइल भंडार को खत्म कर देंगे। क्रेमलिन को उम्मीद है कि यह रणनीति युद्ध जिताएगी, लेकिन अगर यूक्रेन जल्द हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात कर दे तो उम्मीद टूट जाएगी। उस समय रूस को या तो तेज ड्रोन विकसित करने होंगे या ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल करनी होंगी अगर वह दुश्मन को गंभीर नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसका मतलब है और ज्यादा खर्चा। रूसी अर्थव्यवस्था लगातार खतरे में है, तो पुतिन वित्तीय स्थिति को सीमित समय तक संभाल सकते हैं, उसके बाद सिस्टम बिखर सकता है। हालांकि यहाँ दो अहम सीमाएं हैं। सबसे जरूरी बात, रिकॉर्ड हंटर एक प्रयोगात्मक ड्रोन है और सैन्य उपयोग के लिए नहीं बना था। अगर ड्रोन डिजाइनरों को पूरी आजादी भी मिले फिर भी इसमें समय और इंजीनियरिंग लगेगी, जैसे मार्गदर्शन प्रणाली जोड़ना और पेलोड परीक्षण। इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिरोधक संचार प्रणालियों से लैस करना और एपेक्स रिकॉर्ड हंटर को डेमो प्रोटोटाइप से ऑपरेशनल हथियार में बदलने के लिए जरूरी बदलाव करना। वास्तविक युद्ध की परिस्थितियां भी नियंत्रित परीक्षण उड़ानों की तुलना में कहीं अधिक जटिल होती है, इसलिए डिजाइन टीम देख सकती है कि सैन्य संशोधन शुरू होते ही रिकॉर्ड हंटर की गति और फुर्ती कम होने लगती है। संक्षेप में, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन बस आसानी से वारहेड्स जोड़कर इन हाई स्पीड इंटरसेप्टर्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन रातों रात शुरू कर सकता है। इसमें समय लगेगा, लेकिन तकनीक मौजूद है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्पीड रिकॉर्ड तोड़ना चुनौती का पहला हिस्सा था। अगला कदम है उसी गति को युद्ध के मैदान में लाना, और यह क्वांटम सिस्टम्स और वी ड्रोन विशेषज्ञ टीमों पर निर्भर करेगा कि वे इसे संभव बनाएं। अगर वे सफल होते हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दे इस युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यूक्रेन की बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों के खिलाफ झेलने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और देश की सबसे महंगी संपत्तियों को बचाने में मदद कर सकते हैं और कीव की वायु रक्षा में एक नई परत जोड़ सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सबसे अहम है। अब कई सालों से ये स्पष्ट है कि ये युद्ध अब बढ़ते हुए इस बात से तय हो रहा है कि कौन सा देश सबसे बेहतरीन ड्रोन तकनीक बना सकता है। रूस के पास कभी संख्या में बढ़त थी जो अब खत्म हो गई, उसके पास तकनीकी बढ़त कभी नहीं थी। यूक्रेन हमेशा नव प्रवर्तन करता रहा है। 4.5 साल की लड़ाई के बाद साफ हो गया है कि ड्रोन युद्ध में यूक्रेन मास्टर है और रूस हारने वाला। और अगर आपको इस बारे में कोई शक है या आप अब भी सोचते हैं कि रूस ड्रोन युद्ध जीत रहा है, तो बस देखिए यूक्रेन उनके साथ क्या कर रहा है। 19 जुलाई को एक्स पर एक दिलचस्प क्लिप सामने आई जिसे कीव के जे ने साझा किया। वीडियो हमें यूक्रेन के ड्रोन आधारित युद्ध में एक दिलचस्प विकास दिखाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो विकास क्या है, ये पहली बार देखने पर शायद साफ न हो। हम देखते हैं कि यूक्रेनी ड्रोन लंबे तार के सिरे पर कुछ ले जा रहा है। क्या ये बम हो सकता है? कोई सप्लाई पैकेज? इनमें से कोई भी युद्ध की दिशा नहीं बदलता। भले ही अजीब लगे कि इन चीजों में से किसी एक को ड्रोन से इतनी दूर नीचे लटकते हुए देखा जाए,
लेकिन असल में ये दोनों में से कोई नहीं है। तार के सिरे पर जो लटक रहा है वो एक यूक्रेनी जमीनी रोबोट है या यूजीवी, जिसे यूक्रेन का ड्रोन हवा में उठाकर वहां ले जा रहा है जहां उसकी जरूरत है ताकि हमला या लॉजिस्टिक कार्य हो सके। सिर्फ 8 सेकंड की फुटेज में ही हमने यूक्रेनी महारत को असली रूप में देखा है। एक भारी बमवर्षक ड्रोन ने यूरोमाइडन प्रेस के अनुसार एक विस्फोटक जमीनी रोबोट को जमीन से उठा लिया है। इसका महत्व बड़ा है। बमवर्षक ड्रोन रूसी ठिकानों पर बम गिराते हैं। विस्फोटक यूजीवी बिल्कुल अलग हैं। ये पारंपरिक रूप से गिराए जाने वाले बमों जितनी या उससे भी ज्यादा मारक क्षमता पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग होता है। एक यूजीवी को जमीन पर गिराया जा सकता है और फिर उसे लक्षित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जा सकता है। अब बंकर की सख्त सतह से टकराकर उछलने वाले बम की जगह कामिकाजे यूजीवी ने ले ली है, जो सीधे अंदर जाकर बंकर को उड़ा सकता है। और यही वो बात है जिसके बारे में पुतिन के कमांडर सोचना नहीं चाहते जब वे ये दावा करने के लिए नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस किसी तरह ये युद्ध जीत रहा है। अगर यूक्रेन इस तरह का यूजीवी ऑपरेशन एक बार कर सकता है तो वो इसे बार बार कर सकता है। जल्द ही विस्फोटक यूजीवी को युद्ध के मैदान में ले जाते हुए देखना। शायद उसके साथ एफपीवी ड्रोन भी होंगे जो किसी भी रूसी पर निशाना साधेंगे जो यूजीवी को गिराने के लिए अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलेगा। ये सब यूक्रेन भर में आम बात हो जाएगी। हमें फुटेज में दिख रहे यूजीवी का अंतिम अंजाम नहीं पता, लेकिन ये एक विस्फोटक जमीनी रोबोट है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या हुआ होगा। रूस का एक लक्ष्य भेदा और नष्ट किया गया। यूक्रेन ने पहले भी यूजीवी आक्रामक रूप से इस्तेमाल किया है और हमेशा इसे नहीं छुपाता। जनवरी में देश की 3री आर्मी कोर के सैनिकों ने एक यूजीवी में 12 माइंस ला दी, जिसे यूजीवी ने 20 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाया और फिर एक रूसी बंकर को उड़ा दिया। यूजीवी की लड़ाकू कार्रवाइयां अब काफी उन्नत हो गई हैं। अप्रैल में यूक्रेन ने ग्राउंड रोबोट से रूसी ठिकाने पर कब्जा किया, जिसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया की पहली ऐसी कार्रवाई कहा। जुलाई में यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से यूजीवी को किनबर्न स्पिट पहुंचाया। यह विश्व में पहली घटना थी। इसके बाद यूजीवी ने रूसी ठिकाने पर फायरिंग की। 17 जुलाई को फोर्ब्स ने बताया कि यूक्रेन ने एक और रूसी घुसपैठ स्थल कब्जाया। ड्रोन और रोबोट्स के संयोजन का इस्तेमाल करते हुए डोब्रोएपिलिया के पास रूसी समूह को खत्म किया गया। यूक्रेन की नई ड्रोन रणनीति से युद्ध में बड़े बदलाव आ सकते हैं। सोचिए, यूएवी का छोटा बेड़ा जिसमें हर एक अलग मकसद के लिए रोबोट्स हैं। सबसे पहले कामिकाजे यूजीवी छोड़े जाते हैं। एफपीवी ड्रोन की आड़ में वे रूसी ठिकानों में घुसकर विस्फोट करते हैं। उनके पीछे अन्य लड़ाकू यूजीवी भारी मशीन गनों के साथ तबाह ठिकानों पर गोलीबारी करते हैं और लाउडस्पीकर से संदेश देते हैं कि कब्जाधारियों को आत्मसमर्पण करना होगा या मरना होगा। जरूरत पड़ने पर सामान ले जाने वाले अन्य ग्राउंड रोबोटों को भी जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों की मदद के लिए लड़ाई में उड़ाकर भेजा जा सकता है। ये सब अब संभव है क्योंकि यूक्रेन ने अपने यूजीवी को एयरलिफ्ट करना सीख लिया है। ये असली महारत है। यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध को एक कला बना दिया है। हालांकि जो हम यहाँ देख रहे हैं वो उस हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका रूस को बहुत लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है। दोनों पक्षों के पास ड्रोन है, लेकिन जब बात आती है कि कौन इन्हें सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और कौन ऐसी रणनीतियां बनाता है जिन्हें दूसरा पक्ष कभी देख ही नहीं पाता, हर बार यूक्रेन ही सबसे आगे निकलता है। हम जमीन और आसमान में जो देखते हैं वही संदेश बार बार मिलता है। रूस ड्रोन रेस में आगे है, असल में यूक्रेन सबसे आगे है और 2026 के ज्यादातर समय में यही स्थिति रही है। फिलहाल यूजीवी पर ध्यान दें। यूजीवी का विकास, चाहे डिजाइन या यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो, उल्लेखनीय रहा है। पहले यह तकनीक लगभग पूरी तरह लॉजिस्टिकल थी। कई ग्राउंड रोबोट अभी भी इसी तरह के काम करते हैं क्योंकि वे सैनिकों की जगह मोर्चे पर सप्लाई पहुंचाते हैं और यहां तक कि सैनिकों को निकालने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें मोर्चे के पीछे सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि यूजीवी का इस्तेमाल अब तेजी से लड़ाकू भूमिका में भी किया जा रहा है। अब यूजीवी में मशीन गन लगाई जा रही हैं, जिससे वे दुश्मन की पोजीशन पर फायर कर सकते हैं और बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे वे उन पोजीशनों को उड़ा सकते हैं। कुछ यूजीवी में थर्मल नाइट विजन है, जिससे अंधेरे में ऑपरेशन संभव है। यूरोमिडन प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जो कामिकाजे यूजीवी जंग में दिख रहे हैं वे वो कर सकते हैं जो यूक्रेन के यूएवी नहीं कर सकते। यूजीवी सीधे खुले बंकर या उपकरण के पास जाकर विस्फोट कर सकते हैं। यूक्रेन इन्हें गेम चेंजर मानता है और युद्ध में इनकी संख्या बढ़ाने पर भारी निवेश कर रहा है। आरबीसी यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने 2026 की पहली छमाही में 25,000 यूजीवी बनाए। अगर साल के दूसरे हिस्से में भी उत्पादन की यही गति रही और पूरी संभावना है कि यूक्रेन इससे भी ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब होगा कि साल के अंत तक 50,000 यूजीवी बनाए जा चुके होंगे और जंग के मैदान में होंगे। यूक्रेन के कमांडर अब इन ग्राउंड रोबोट्स को नई कैवलरी कहते हैं क्योंकि ये पहले सैनिकों के लिए खतरनाक मिशन अब खुद कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए यूक्रेन ने 2025 में 15,000 यूजीवी बनाए थे।
2026 के आंकड़े 3 गुना से ज्यादा हो सकती है। साथ ही यूक्रेन यूजीवी का व्यापक उपयोग कर रहा है। जून में इन ग्राउंड रोबोट्स ने मिलकर रिकॉर्ड तोड़ 16,676 मिशन पूरे किए और महीने के अंत तक कुल 65,000 मिशनों का आंकड़ा पार कर लिया। यूजीवी से हर महीने पूरे होने वाले मिशनों की संख्या जनवरी में 7,495 थी, जो अब दोगुनी से ज्यादा हो गई है। ये तकनीक कुछ साल पहले लगभग मौजूद ही नहीं थी। अब यूक्रेन ने न सिर्फ इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है, बल्कि वह अपने यूजीवी के फायदे को युद्ध के मैदान में भी भुना रहा है। रूस भी बराबरी की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन नवाचार करता है, रूस उसकी नकल करता है। 1 मई की प्रावदा रिपोर्ट के अनुसार अब रूस के पास भी कम से कम 20 तरह के यूजीवी हैं। हालांकि रूस ने ऐसे रोबोट्स को उस पैमाने पर तैनात नहीं किया है जैसा यूक्रेन ने किया है, और वो निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल पोजीशनों पर कब्जा करने या ड्रोन के जरिए इन्हें मैदान में उतारने के लिए नहीं कर रहा है। ये यूक्रेनी नवाचार है। रूस को भी समस्या है, क्योंकि ग्राउंड ड्रोन बनाने वाली 20 में से 10 रूसी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत हैं। कई कंपनियां यूक्रेन और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के तहत हैं। रूसी ग्राउंड रोबोट्स निर्माताओं पर और प्रतिबंध लगाना यूक्रेन की बढ़त को अजेय बना सकता है। यूजीवी पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हमने बताया था कि यूक्रेन सिर्फ एक हिस्से में नहीं, पूरे ड्रोन युद्ध में माहिर है। हम झूठ नहीं बोल रहे थे। एक और क्षेत्र जिसमें यूक्रेन ने बढ़त बना ली है वो है लंबी दूरी के हमले, और हाल ही में यूक्रेन द्वारा किया गया एक हमला हमें बहुत कुछ दिखाता है। इससे पहले कि हम उस पर आएं, एक छोटी सी जानकारी। आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हमारी रोजाना की वीडियो सबसे पहले मिले। हम आपको 21 जुलाई की ओर बढ़ती रात में यूक्रेन के बड़े हमले पर ले चलते हैं, जिसमें यूक्रेन ने उसी तारीख को चुनकर रूस और कब्जे वाले इलाकों में लगभग 350 स्ट्राइक ड्रोन भेजे और काला सागर में भी कई हमले किए। हर जगह आग लग गई। कब्जे वाले मारियुपोल पर जोरदार हमला हुआ, जिससे शहर के ऊपर धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने शायद किसी ईंधन या तेल डिपो पर हमला किया। क्रीमिया में एक लॉजिस्टिक्स सेंटर और लेपेट्स के कुछ प्रमुख औद्योगिक स्थल नष्ट हुए, जिनमें एक स्टील प्लांट भी था जो रूस की 20% स्टील और लिपिड्स बनाता है। काले सागर और आजोव सागर में और जहाजों पर हमले हुए। यूक्रेन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के कब्जे वाले इलाकों में रडार, लॉजिस्टिकल डिपो समेत कई चीजें नष्ट की। रूस के कुर्स्क क्षेत्र की कालिनो एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें Su-24 फाइटर जेट और पैंटसिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हुए। यह सब निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है, लेकिन जब बात यूक्रेन के गहरे हमलों की आती है तो असली कहानी ये नहीं है। ड्रोन विनाश के इस दिन की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि रूस ने भी इसी अवधि के दौरान अपना खुद का लंबी दूरी का हमला किया और रूस बुरी तरह हार गया। हमलों के अंत तक यूक्रेन ने रूस से 6 गुना ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन तैनात किए। यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस सिर्फ 58 ड्रोन और मिसाइलें भेज पाया। यूक्रेन की बढ़ती ड्रोन महारत के चलते यह मायने रखता है। रूस के पास ड्रोन के गिने चुने फायदे थे, जिनमें से एक अब खत्म हो गया है। कई सालों तक रूस यूक्रेन से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन भेज सकता था, लेकिन 2026 में यह बदल गया। अब यूक्रेन ने कम से कम गहरे हमले के मोर्चे पर बराबरी हासिल कर ली है। 21 जुलाई को हमने देखा कि यूक्रेन रूस से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन भेज रहा है। 6 बनाम 1 वाला ही है। अब यूक्रेन का गहरे हमलों में आगे रहना आम हो गया है। ये रोज हो रहा है। यूक्रेन ने रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में 350 ड्रोन भेजे। ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने जून में बताया था कि अब यूक्रेन रोजाना औसतन 300-350 स्ट्राइक ड्रोन लॉन्च कर रहा है, ताकि रूसी तेल ठिकानों पर गहरे हमले तेज किए जा सकें। सैन्य ठिकानों को कमजोर करना और रूसी युद्ध मशीन को भीतर से तोड़ना। हम ये नहीं कहना चाहते कि यूक्रेन हमेशा रूस से ज्यादा ड्रोन भेजता है, इसलिए हमने समानता का जिक्र किया, क्योंकि कभी रूस कभी यूक्रेन ज्यादा लॉन्च करता है। लेकिन ये तथ्य कि यूक्रेन ने इतनी बड़ी मात्रा में हमले किए हैं, खासकर जब उसके हमले रूस की तुलना में कहीं ज्यादा सटीक हैं, जबकि रूस तो बस कुछ भी निशाना बना रहा है और अक्सर शहरों को ही निशाना बनाता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन बाजी मार रहा है। रूस को साल की शुरुआत से ही इस बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए थी। 2026 के पहले 4 दिन में यूक्रेन ने रूस पर जितने ड्रोन दागे, उतने रूस ने यूक्रेन पर नहीं दागे। यूक्रेन भी लंबी दूरी के रिकॉर्ड तोड़ने में सक्रिय है। 17-18 जून की रात रूस ने दावा किया कि उनकी वायु रक्षा ने यूक्रेन के 992 ड्रोन मार गिराए। ये 6 जून के हमले के बाद हुआ, जब रूस ने 911 ड्रोन गिराने का दावा किया। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। यूक्रेन को कभी भी इन तक पहुंचना नहीं था,
लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया है और अब हम देख रहे हैं कि लंबी दूरी के मोर्चे पर यूक्रेन के आगे निकलने से रूस को अपनी सैन्य रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ साल पहले रूस खुद को मोर्चे से सैकड़ों किलोमीटर पीछे अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर सकता था। यूक्रेन रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला नहीं कर सकता था, कम से कम नियमित रूप से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बार फिर सब कुछ बदल गया है। अब यूक्रेन के ड्रोन बड़ी संख्या में हमला कर सकते हैं सटीकता के साथ, और पहले जिन दूरियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उन तक पहुंच सकते हैं। असल में दूरी एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। 7 जुलाई को यूक्रेन ने ओम्स्क रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इसके लिए यूक्रेन के ड्रोन को कम से कम 2500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इस रेंज से रूस समझ जाता है कि अब वो अपनी जमीन पर कुछ भी सुरक्षित नहीं रख सकता। रूस इन हमलों को रोकने में असमर्थ है। रक्षा मंत्रालय अक्सर हमलों को रोकने का दावा करता है, लेकिन वही कहता है कि यह सिर्फ ड्रोन का मलबा है जो संयोग से उन्हीं लक्ष्यों पर गिरा जिन्हें यूक्रेन निशाना बनाना चाहता था। जहां तक रणनीतिक हिसाब किताब की बात है, रूस को या तो यह स्वीकार करना होगा कि अब यूक्रेन से कम 2500 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ निशाने पर है, या फिर उसे मोर्चे के पीछे की हर चीज की सुरक्षा के लिए भारी निवेश करना होगा, और वो निवेश इस गति से नहीं हो पाएगा। नई वायु रक्षा प्रणाली बनाना तब आसान नहीं होता जब आप प्रतिबंधों और 4 साल की भारी सैन्य खर्च के बाद नकदी की कमी से जूझ रहे हों। तो यूक्रेन जमीन पर ड्रोन के मामले में रूस से आगे है और अब लंबी दूरी के मोर्चे पर भी बढ़त बनाना शुरू कर रहा है। जहां तक मोर्चे की बात है, वहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पूर्व यूक्रेनी कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की के अनुसार यूक्रेन के पास मोर्चे पर रूस की तुलना में 1.5 से 1 FPV ड्रोन की बढ़त है। यह खबर उसी समय आई जब उन्होंने घोषणा की कि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने मई में 1,80,000 सत्यापित लक्ष्यों पर हमले किए। हमलों का पैमाना बहुत विशाल है। यूक्रेन के पास FPV बढ़त दिखाती है कि उसकी रणनीति में अब सैनिकों की जगह ड्रोन अहम हो गए हैं, जो उत्पादन आंकड़ों में भी नजर आता है। जुलाई में यूक्रेन ने कहा कि वह 2026 में लगभग 1 करोड़ ड्रोन बनाएगा और उसके पास इतनी उत्पादन क्षमता है कि पर्याप्त फंडिंग मिलने पर वह यह संख्या दोगुनी कर सकता है। फंडिंग आ रही है। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ $1.1 अरब का बड़ा ड्रोन समझौता किया है, जो उन दूसरे ड्रोन समझौतों की सूची में जुड़ता है जिन्हें वो अलग अलग कंट्रीज के साथ करता रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 20 देशों के सहयोग से ड्रोन उत्पादन मॉडल बन रहा है, जिससे यूक्रेन को बढ़त मिलेगी। इंटरसेप्टर ड्रोन में भी यूक्रेन आगे है। जहां रूस अभी भी मुख्य रूप से उन वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भर है जिन्हें मिसाइलों और विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया था, वहीं यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन की एक नई पीढ़ी तैयार की है। यहाँ लागत और प्रभावशीलता अहम है। इंटरसेप्टर ड्रोन शाहिद जैसे अटैक ड्रोन को करीब $50,000 कीमत पर गिरा सकते हैं, और ये काफी कम खर्च में संभव है। यूक्रेन को एक स्टिंग इंटरसेप्टर बनाने में सिर्फ $2,500 लगते हैं। यहाँ हमारे पास ये है कि यूक्रेन अपनी अग्रिम पंक्ति की सेनाओं के लिए अधिक और बेहतर ड्रोन बना रहा है, जबकि वह पीछे की ओर सस्ते ड्रोन में समझदारी से निवेश कर रहा है, जो रूस के लंबी दूरी के अभियान से उत्पन्न खतरे को कम करते हैं। फिर वही शब्द है, नवाचार। यूक्रेन नवाचारी है, रूस नहीं है। इसीलिए एक ड्रोन युद्ध में माहिर है, दूसरा बस नकल ही कर सकता है। समापन से पहले ड्रोन युद्ध का एक और पहलू, मिड रेंज स्ट्राइक, कवर करना है। 2026 में नई मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन पीढ़ी आई, जिससे यूक्रेन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में पहले संभव न रहे हमले किए। FPV ड्रोन ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के ड्रोन चाहिए थे। अब यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो 50 से 200 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल वो रूसी लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाने और कमांड पोस्ट, गोला बारूद डिपो और सैनिकों के जमावड़े जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने के लिए कर सकता है। रूस के पीछे के सप्लाई रूट अब मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन का शिकार बन गए हैं। इनमें से कई ड्रोन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगी हुई है, जो इन्हें अपने आप टारगेट को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता देती है, इससे पहले कि इन्हें हमला करने की अनुमति मिले। ये एक और क्षेत्र है जिसमें यूक्रेन आगे निकलता है। दोनों पक्ष AI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूक्रेन इसे कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से करता है। यूक्रेन इन ड्रोन का इस्तेमाल रूसी काफिलों पर हमला करने के लिए कर रहा है, चाहे वे बख्तरबंद वाहन हो या ईंधन और सप्लाई ट्रक जो अपना सामान मोर्चे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। यूक्रेन ने इन प्रयासों को समर्थन देने के लिए $113 मिलियन की लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन अभियान की घोषणा की है, और रूसी वाहन सैकड़ों की संख्या में जल रहे हैं। क्रीमिया ने इसका सबसे बुरा असर झेला है। लगातार अलग थलग पड़ता यह प्रायद्वीप भारी ईंधन संकट और लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहा है। बिजली कटौती मिड रेंज हमलों से पावर स्टेशनों और सब स्टेशनों पर हुए हमलों के कारण है। मोर्चे पर सैनिक जो ईंधन, गोला बारूद, भोजन और अन्य सामानों पर निर्भर हैं, उन्हें लगातार ये महसूस हो रहा है कि कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि एक और ट्रक उड़ा दिया जाता है या कोई पुल गिरा दिया जाता है, कोई लॉजिस्टिक्स हब बर्बाद हो जाता है
या कोई सड़क मलबे में तब्दील हो जाती है। ये हमले अकेले भी अहम हैं, लेकिन मोर्चे पर यूक्रेन की एफपीवी बढ़त, गहरे हमलों की बढ़ती मात्रा और जान बचाने व लड़ाकू मिशन अंजाम देने वाले हजारों ग्राउंड रोबोट के साथ इनका असर और बढ़ जाता है। और वो नवाचारपूर्ण सोच जिसने यूक्रेन को इन ग्राउंड रोबोट्स को युद्ध में लाने का नया तरीका खोजने के लिए प्रेरित किया है, ये रूस के लिए तबाही का नुस्खा बन जाता है। रूस को लगा था कि वो युद्ध में बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि वो सोवियत युग की रणनीतियों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को नष्ट कर सकता है। जब ये असफल हो गया और पश्चिमी समर्थन की धारा ने यूक्रेन को आक्रमण के शुरुआती महीनों और वर्षों में जीवित रहने दिया, युद्ध की दिशा बदल रही है। अब बदलाव दिख रहा है, रूस पिछड़ रहा है और अब भी सैनिकों की बलि देकर आगे बढ़ने की रणनीति अपना रहा है। यूक्रेन और अधिक और बेहतर ड्रोन बना रहा है और इस प्रक्रिया में उसने युद्ध का चेहरा बदल दिया है। इस युद्ध के दौरान थर्मोबैरिक हथियार शब्द का अर्थ व्यापक विनाश ही रहा है। यह शब्द लगभग TOS 1A सोनसेप्योक का पर्याय बन गया है, जो एक रूसी रॉकेट लॉन्चर है और एक बार में 2 दर्जन वारहेड दागता है। ODA 1500 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, जो दूर से दिखने वाला मशरूम क्लाउड बनाती है। रूस ने दोनों का युद्ध में आबादी वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया है। ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जांचे जा रहे युद्ध अपराधों के आरोपों का हिस्सा है। यही सिद्धांत अब तक दुनिया ने रूस से जोड़ा है। बड़ा मतलब बेहतर। जितने बड़े इलाके को एक हमले में रहने लायक न छोड़ा जाए, हथियार उतना प्रभावी माना जाता है। उस क्षेत्र में फंसे आम नागरिकों को स्वीकार्य या जानबूझकर नुकसान माना जाता है। यूक्रेन ने उल्टा रास्ता अपनाया, उनके लिए कम ही ज्यादा है। यूक्रेन जून 2026 में पेरिस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ आधा किलो वजनी थर्मोबैरिक हथियार लाया, जो कार्गो पॉकेट में भी आ सकता है। उस हथियार के साथ यूक्रेन चुपचाप इस पूरे हथियार वर्ग की परिभाषा बदल रहा है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए। बड़े पैमाने पर हताहतों के बजाय इन हथियारों को अब सटीकता के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है, जहां लक्ष्य केवल एक कमरा, खाई या वाहन होता है। हम बताएंगे थर्मोबैरिक हथियार कैसे काम करते हैं, रूस यूक्रेन इस तकनीक के 2 छोरों पर कैसे पहुंचे और यूक्रेन का नया ग्रेनेड, इसके इर्द गिर्द अब जो ड्रोन सिद्धांत बनाया जा रहा है वो हमें बताता है कि इस युद्ध में नजदीकी लड़ाई अब किस दिशा में जा रही है। चलिए थर्मोबैरिक हथियारों के पीछे के तंत्र से शुरू करते हैं। पारंपरिक विस्फोटक एक एकल स्वनिहित घटना होते हैं, जिसमें ठोस या तरल यौगिक तेज रासायनिक प्रतिक्रिया में पूरी ऊर्जा छोड़ता है। नुकसान विस्फोट की लहर और उड़ते टुकड़ों से होता है, जबकि थर्मोबैरिक हथियार 2 चरणों में काम करता है। गोला बारूद के अंदर एक ईंधन कंटेनर होता है, जिसे 2 अलग अलग विस्फोटक चार्ज के साथ जोड़ा जाता है। पहला चार्ज विस्फोट करता है और ईंधन को बारीक एरोसोल के रूप में एक बादल की तरह फैला देता है, जिससे वह आसपास की हवा में छिड़क जाता है। 1 सेकंड के छोटे से हिस्से बाद दूसरा चार्ज उस बादल को जला देता है, और क्योंकि अब ईंधन कंटेनर में नहीं बल्कि वातावरण में मिल चुका होता है, यह आसपास की हवा में पहले से मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जलता है। इसका परिणाम एक तेज अचानक धमाका नहीं होता, यह एक लगातार दबाव, तरंग और आग का गोला बनता है, जो ज्यादा देर तक जलता है और उसी आकार के पारंपरिक चार्ज की तुलना में उस अतिरिक्त दबाव को कहीं ज्यादा दूर तक बाहर की ओर धकेलता है। ये बात कि इन्हें जलने के लिए आसपास की हवा की जरूरत होती है, इन हथियारों के बारे में समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यही बताती है कि ये इतने डरावने क्यों हैं और इनकी सीमाएं क्या है। खुले इलाके में जहां धमाके को परावर्तित करने के लिए कुछ नहीं होता, एक थर्मोबैरिक हथियार वास्तव में कम प्रभावशाली हथियार होता है। वहां दबाव तरंग बस बाहर की ओर फैलती है और बिखर जाती है। लेकिन वही हथियार अगर किसी बंद या आंशिक रूप से बंद जगह में इस्तेमाल किया जाए तो सब कुछ बदल जाता है। वहां अतिरिक्त दबाव के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसके बजाय वह हर दीवार से टकराता है, खुद पर ही जुड़ता चला जाता है और एक ही पल में लक्ष्य तक कई दिशाओं से पहुंचता है। अमेरिकी सेना के संदर्भ सामग्री में इस प्रभाव को एक लंबे समय तक चलने वाले दबाव और वैक्यूम के झटके के रूप में बताया गया है, जो नरम ऊतकों को वैसे ही फाड़ सकता है जैसे यह विमान की बाहरी सतह या रडार सतहों को फाड़ देता है। और दीवारें अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षा नहीं देती, वे लहर को बार बार उछालकर फाड़ने वाले प्रभाव को और बढ़ा देती है। इसके अलावा जब आग का गोला जलता है तो वह उस बंद जगह में मौजूद ऑक्सीजन को भी खा जाता है, जिसका मतलब है कि जो कोई भी शुरुआती धमाके से बच जाता है वो अब दम घुटने के दूसरे प्रभाव से जूझ रहा होता है। तो इस हथियार का इस्तेमाल शहरों और इमारतों के खिलाफ इसलिए किया गया है क्योंकि असली सैन्य लक्ष्यों जैसे सैन्य ढांचे या अकेले टैंकों के खिलाफ इसका असर कम होता है। खुले में थर्मोबैरिक वारहेड को उपयोगी होने के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ता है कि वह बोझिल हो जाए। रूस हमेशा कमरे को साफ करने की तकनीक को पूरे मोहल्ले तक बढ़ाता रहा है। सबसे स्पष्ट उदाहरण है पहले बताए गए TOS 1A सोनसेप्योक, जिसका मतलब है झुलसाती धूप। यह 24 बैरल वाला 220 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर है, जिसे
T-72 टैंक के चेसिस पर लगाया गया है। 1980 के दशक में सोवियत केमिकल टुकड़ियों ने इसे विकसित कर अफगानिस्तान युद्ध में पंजशीर घाटी में इस्तेमाल किया था। ये हथियार रूस की परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा टुकड़ियों को दिया गया है, सामान्य तोपखाने को नहीं, और आमतौर पर ठीक एक ही काम के लिए मैन्यूवर ब्रिगेड्स के साथ जोड़ा जाता है। शहरी इलाकों में स्थिर रक्षात्मक ठिकानों को साफ करने के लिए रूस ने इसका इस्तेमाल ग्रोजनी में चेचन युद्धों के दौरान सीरिया में किया और फरवरी 2022 के आक्रमण के कुछ ही दिनों के भीतर यह यूक्रेन पहुंच गया था। बेलारूसी सीमा पार करते हुए इसकी फुटेज सामने आई थी। हर रॉकेट एक बादल छोड़ता है जो लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल उठता है, और सही परिस्थितियों में एक ही बार में छोड़ा गया हमला, यह सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी रूसी रणनीति को लागू कर एक रिहायशी ब्लॉक जितनी इमारतों या किलेबंदियों को नष्ट कर सकता है। एक बार एक सिस्टम, और जो भी उस हमले के क्षेत्र में खड़ा है उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या। और फिर है ओदव 1500, जो इसी तर्क को हवाई रूप दे देता है। यह 1500 किलोग्राम का थर्मोबैरिक ग्लाइड बम है जिसे सोवियत युग के बम बॉडी और आधुनिक UMP के ग्लाइड किट से बनाया गया है। रूसी विमान इसे लक्ष्य से दर्जनों किलोमीटर दूर से छोड़ सकते हैं, यानी यह ज्यादातर यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों की मारक सीमा से काफी बाहर रहता है। रूस ने मार्च 2024 में पहली बार यूक्रेन के सुमी क्षेत्र के एक गांव पर हमला कर इसका इस्तेमाल किया था, जो रूसी सीमा के पास है। फुटेज में दिखा कि आग का गोला और मशरूम जैसा बादल 1 किलोमीटर ऊपर गया। बाद में इसका इस्तेमाल खार्किव, डोनेट्स्क और कुपियांस्क में भी हुआ और हर जगह यही पैटर्न दोहराया गया। हर बार जब रूस ने इसे गिराया तो वो किसी आबादी वाले इलाके में या उसके पास ही था, और इसका मकसद सिर्फ उसे तबाह करना ही नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि यूक्रेन और पूरी दुनिया देख सके कि रूस एक झटके में कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन इससे भी आगे बढ़े तो रूस ने 2007 में तथाकथित फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का परीक्षण किया था, जो 7 टन का थर्मोबैरिक हथियार है। क्रेमलिन ने इसे खुले तौर पर एक सामरिक परमाणु बम के गैर परमाणु विकल्प के रूप में प्रचारित किया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि वे थर्मोबैरिक हथियारों की संभावनाओं को किस नजरिए से देखते हैं। डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद TOS-AK रूस के शस्त्रागार की सबसे कमजोर प्रणालियों में से एक साबित हुआ है, खासकर ड्रोन से भरे यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में। इसका आकार और थर्मल सिग्नेचर इसे छुपाना लगभग नामुमकिन बना देता है। भारी लॉन्चर कोप केज फिट नहीं कर सकता, जो अन्य रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को FPV हमलों से बचाते हैं। एक ओपन सोर्स ट्रैकर ने रूस के अनुमानित युद्ध पूर्व 48 सिस्टमों के बेड़े में से 36 को जुलाई 2026 तक क्षतिग्रस्त, कब्जा या नष्ट होते हुए दर्ज किया है। अब युद्ध के मैदान पर सबसे खौफनाक माना जाने वाला थर्मोबैरिक प्लेटफॉर्म छोटे सस्ते ड्रोन का मुख्य निशाना बन गया है, जिनके इर्द गिर्द यूक्रेन एक अलग थर्मोबैरिक सिद्धांत बना रहा है। यही हमें इस बात पर लाता है कि आखिर यूक्रेन का दूसरी दिशा में बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन ने भी उसी सोवियत थर्मोबैरिक विरासत का एक हिस्सा विरासत में पाया था, मुख्यतः RPG-7 थर्मोबैरिक राउंड्स और श्मेल जैसे कंधे पर चलाए फ्लेम थ्रोवर चार्ज के रूप में। बखमुत के पास यूक्रेनी पैदल सेना ने सोवियत राउंड्स का इस्तेमाल कब्जे वाली इमारतों पर उसी तरह किया है जैसे रूसी सैनिकों ने किया, लेकिन 2017 से यूक्रोबोरोम्प्रोम यूक्रेन की रक्षा उद्योग ने पहली RGT-27 हैंड ग्रेनेड का अनावरण किया। 2020 में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में इसे सेवा में लाया गया और इसे शुरू से ही ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसे एक ही कब्जे वाली जगह में फेंका या बाद में उड़ाकर वहां पहुंचाया जा सके। 600 ग्राम का RGT-27 ग्रेनेड लगभग 13 घन मीटर की आग का गोला बनाता है, जो लगभग 4 सेकंड तक रहता है और 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान तक पहुंचता है। यह किसी बंद जगह में छुपे व्यक्ति को मार सकता है, जबकि इमारत को रॉकेट हमले जैसा नुकसान नहीं पहुंचाता। यूक्रेनी पैदल सेना ने इसे उसी उद्देश्य से अपनाया, खाइयों और किलेबंद इमारतों को साफ करने के लिए, क्योंकि विखंडन ग्रेनेड के टुकड़े कई बार उन कोनों और ओट वाली जगहों को नहीं छू पाते जिनका रक्षक बचाव में उपयोग करता है। थर्मोबैरिक ग्रेनेड में ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, उसकी दबाव तरंग पूरे कमरे में फैलकर बाधाओं के चारों ओर लिपट जाती है और वही संरचना रक्षक के लिए घातक बन जाती है। वो दीवारें जो टुकड़ों को रोकती थी अब धमाके को परावर्तित कर बढ़ा देती है। यूक्रेनी सेनाओं ने उसी ग्रेनेड को ड्रोन के साथ मिलाया, जो आधुनिक युद्ध में उसकी सबसे बड़ी खोजों में से एक है। 2023 से 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड का एक बहुत चर्चित मामला दिखाता है कि कमर्शियल DJI Mavic 3 से RGT-27 S2 थर्मोबैरिक ग्रेनेड छोड़े गए। रूसी BPM इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के खुले हैच में गिराया गया, जिससे वो नष्ट हो गया। ग्रेनेड या ड्रोन खास इस भूमिका के लिए नहीं बने थे। कुछ सैनिकों ने जाना कि 600 ग्राम थर्मोबैरिक चार्ज हैच या खिड़की से सटीक डाला जा सकता है। वह टैंक के सीमित स्थान में
उतना ही नुकसान कर सकता है जितना एक काफी बड़े और कहीं ज्यादा महंगे एंटी टैंक हथियार से। जून में पेरिस में यूरोसैटरी 2026 में यूक्रेन ने RGT-45 और उसके छोटे संस्करण RGT-45A का खुलासा किया। कागज पर ये वही 500 ग्राम या उससे कम वजन वाले ग्रेनेड परिवार का एक मामूली विकास लगते हैं। यूक्रोबोरोप्रोम का कहना है कि इनकी मारक क्षमता इतनी बढ़ गई है कि ये नई श्रेणी में आते हैं। RGT-45 का वजन 500 ग्राम है, जिसमें 300 ग्राम थर्मोबैरिक मिश्रण है और कंपनी का कहना है कि बंद जगह में इसका प्रभावी क्षति का आयतन 120 घन मीटर से भी अधिक है। कॉम्पैक्ट RGT-45A का वजन 225 ग्राम है, जिसमें 135 ग्राम मिश्रण होता है और इसका बताया गया प्रभावी क्षति का आयतन 60 घन मीटर से भी अधिक है। अगर हम इसकी तुलना पुराने RGT-27S2 के 13 घन मीटर से करें तो यह 10 या 20% की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह उस आयतन में लगभग 10 गुना वृद्धि है जिसे यह हथियार घातक बना सकता है। यह उपलब्धि ग्रेनेड के वजन या आकार को ज्यादा बढ़ाए बिना हासिल की गई है। यूक्रोबोरोप्रोम खुद इस सुधार को RGT-27S2 की तुलना में कुल मिलाकर केवल 20 से 30% अधिक प्रभावी मानता है। कंपनी ने कहा है कि यह बढ़त बड़े आकार से नहीं बल्कि लगभग पूरी तरह उन्नत थर्मोबैरिक केमिकल मिश्रण से आती है। लेकिन बड़ी एनर्जी ड्रिंक जैसी चीज से 120 घन मीटर घातक ओवर प्रेशर और गर्मी निकालना रसायन विज्ञान का बड़ा सवाल है, जो हथियार विकास चक्रों में काफी अहम है। इसका मतलब है कि यह सुधार भविष्य में इसी आकार के गोला बारूद में बिना पुनः डिजाइन के जोड़ा जा सकता है। यह मिश्रण बड़े गोला बारूद में इस्तेमाल होने पर हथियार की पेलोड क्षमता काफी बढ़ा सकता है। इसे सिर्फ एक नए ग्रेनेड से थोड़ा ज्यादा दिलचस्प इसलिए बनाता है क्योंकि यूक्रेन वास्तव में ड्रोन डिलीवरी के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए थर्मोबैरिक गोला बारूद का पूरा परिवार बना रहा है। इसने उस परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआत ऊपर बताए गए 59 ब्रिगेड माविक स्ट्राइक ने संयोग से की थी। RGT-45 लाइन के साथ यूक्रोबोरोप्रोम ने भी खास तौर पर बनाए गए थर्मोबैरिक बॉम्बलेट्स TB1 और TB2 दिखाए हैं, जिन्हें खास तौर पर ड्रोन के जरिए पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला बॉम्बलेट मल्टी रोटर ड्रोन से गिराया जाता है, जबकि दूसरा सीधे एक तरफा FPV ड्रोन पर वारहेड के रूप में लगाया जाता है। TB1 का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम है और इसकी न्यूनतम घातक त्रिज्या 2.5 मीटर है, जबकि बड़ा TB2 4.5 किलोग्राम का है और इसकी न्यूनतम त्रिज्या 3.5 मीटर है। दोनों में एक यूनिवर्सल फ्यूज है जो हर मौसम और नमी में भी काम करता है। ये RGT-27 से लेकर RGT-45 की कहानी है, जो अब थोड़े बड़े स्तर पर दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हथियार को शुरू से ही ड्रोन पेलोड के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके विपरीत RGT-45 बुनियादी रूप से अब भी एक ग्रेनेड ही है जिसे बस गिराया जा सकता है। मुख्य हथियार की विशेषताएं समझने के बाद अब सीमित जगहों में इनके इस्तेमाल की रणनीति पर चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपने मिलिट्री शो को सब्सक्राइब किया है ताकि आप फ्रंट से सीधे कोई भी नया अपडेट और विश्लेषण मिस ना करें। थर्मोबैरिक ग्रेनेड्स के इस्तेमाल से आगे आधुनिक इन्फेंट्री हथियार खास तौर पर सीमित जगहों के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। इसे अब मुख्य प्राथमिकता दी जा रही है। इस युद्ध के अन्य हिस्सों में पश्चिमी देशों से मिले सिस्टम जैसे स्वीडिश कार्ल गुस्ताफ रिकॉइललेस राइफल सीमित जगहों में इस्तेमाल के लिए खास राउंड हीट 655 के साथ आते हैं। ये सामान्य गैस बैकब्लास्ट की जगह एक ठोस काउंटर मास का इस्तेमाल करता है, खास तौर पर इसलिए ताकि हथियार को कमरे के अंदर से भी चलाया जा सके बिना अपने ही दल को मारे। यूक्रेन की थर्मोबैरिक ग्रेनेड लाइन उसी समस्या को दूसरी तरह से हल करने का प्रयास कर रही है। बड़े हथियार को कमरे के अंदर सुरक्षित चलाने के बजाय ये कमरे के अंदर इस्तेमाल होने वाले हथियार को इतना ताकतवर बना रहा है कि अपने आकार के हिसाब से असरदार हो। यूक्रेनी यूनिट्स ने इसी तरह की डिलीवरी पर पहले ही रणनीति बनाई है। फ्रंटलाइन ड्रोन टीमों, जिनमें आतंकवादी समूह से जुड़े ऑपरेटर भी है, ने रूसी सैनिक जिन किलेबंद इमारतों को मजबूत ठिकानों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ने के लिए 2 ड्रोन तकनीक बताई है। पहली FPV ड्रोन, यह पारंपरिक उच्च विस्फोटक वारहेड छत या दीवार में छेद कर संरचना के अंदर जाने का रास्ता बनाता है। दूसरा ड्रोन थर्मोबैरिक गोला बारूद लेकर खुले रास्ते से अंदर जाता है और विस्फोट करता है। ये इन्फेंट्री ट्रेंच क्लियरिंग रणनीति अब ड्रोन युग में भी वैसे ही लागू है। पहले सैनिक गोलियों के बीच दरवाजे तक जाकर ग्रेनेड फेंकता था, अब वही काम 2 ड्रोन कर देते हैं। किसी भी समय एक भी यूक्रेनी सैनिक दुश्मन की नजर में नहीं आता। यही एक छोटा लेकिन ज्यादा शक्तिशाली थर्मोबैरिक चार्ज का सबसे बड़ा सामरिक फायदा है। सटीक ड्रोन खिड़कियों जैसी छोटी जगहों से उड़ सकते हैं, जिससे इनकी प्रभावी मारक दूरी और संभावित प्रक्षेपण मार्ग
बढ़ जाते हैं। यही मूल विचार ऊपर की ओर भी बढ़ रहा है, जिससे यह सिद्धांत और भी ज्यादा हासिल कर सकता है। ग्लेफर और कल्वर एरोस्पेस द्वारा विकसित बेहेमथ स्ट्राइक ड्रोन पहली बार मई 2026 में सार्वजनिक हुआ था। ये 75 किलोग्राम का टेंडम पेलोड ले जाता है, जिसमें आगे की तरफ 40 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड और उसके पीछे 35 किलोग्राम का थर्मोबैरिक चार्ज होता है। जून 2026 में इस ड्रोन का इस्तेमाल पहले ही चोनहार ब्रिज के खिलाफ किया जा चुका था, जो कब्जे वाले खेरसोन ओब्लास्ट को क्रीमिया से जोड़ता है, जिससे प्रायद्वीप के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक कॉरिडोर बाधित हो गया था। ये ड्रोन आकार में ग्रेनेड से बड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन फिलोसॉफी वही है। जैसे ग्रेनेड बड़े और असुविधाजनक एंटी टैंक ग्रेनेड की जगह लेते हैं, बेहेमथ का मकसद ब्रिटेन या फ्रांस से मिली स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलों को बदलना है। स्टॉर्म शैडो में लगभग 1300 किलोग्राम का पारंपरिक वारहेड है। इसे पारंपरिक रूप से हवा से लॉन्च किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बनाने में $1 मिलियन से भी ज्यादा लागत आती है। बेहेमथ की अनुमानित लागत 35,000 से $55,000 है, और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। तो यह सीधे तौर पर स्टॉर्म शैडो से मुकाबला करता है। यूक्रेन ने तो इस कॉन्सेप्ट को नौसेना में इस्तेमाल के लिए भी अनुकूलित कर लिया है। जून की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन ने सी बेबी को श्मेल थर्मोबैरिक ग्रेनेड लॉन्चर और ड्रोन बोट के साइड कंपार्टमेंट में अलग FPV ड्रोन तैनाती प्लेटफॉर्म लगाकर अनुकूलित किया है। अब ये एक बार इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को तैरता मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म बना देता है, जो रूसी तट की चौकियों पर हमला कर सकता है। बात यह है, थर्मोबैरिक हथियार उस डिजाइन फिलोसॉफी को दर्शाते हैं जिसमें भारी मात्रा के बजाय सटीकता को प्राथमिकता दी जाती है, और इन्हें ग्रेनेड जैसे छोटे हथियारों से लेकर छोटे मिसाइलों की जगह लेने वाले हथियारों तक में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दे, यह विनाश के उसी स्तर पर रुकता है जहां से रूसी हथियार शुरू होते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य बैलिस्टिक या परमाणु मिसाइलों की जगह लेना नहीं, बस सुदृढ़ ठिकानों और खाइयों को साफ करना है। और यही आखिरी बात है कि थर्मोबैरिक हथियार 2026 में इतनी तीखी बहस का विषय क्यों बन गए हैं। देखिए, पिछले 2 वर्षों के दौरान अधिकांश लड़ाई डोनबास क्षेत्र की एक स्थिर रेखा तक सीमित रही है। रूस ने 2022 के अंत में ही मूल रक्षा पंक्ति बनानी शुरू की थी। ये लगभग 1000 किलोमीटर का नेटवर्क था, जो कब्जे वाले यूक्रेन के अंदर था। बाद में इसे सुराजिक लाइन के नाम से जाना गया, जिसमें बारूदी सुरंगों की परतें, ड्रैगन के दांत और बिखरी हुई खाइयों के जाल शामिल थे, खासतौर पर यूक्रेनी जवाबी हमले को रोकने या उसका असर घटाने के लिए। यह तरीका सफल रहा। यूक्रेनी सेनाएं 2023 में एक हिस्से में भारी नुकसान झेलती रही और पूरी तरह पार नहीं कर सकी। फिर भूमिकाएं बदल गई। 2024 से शुरू होने वाले रूसी हमलों का सामना करते हुए यूक्रेन ने भी उसी तरह का अपना एक संस्करण बनाया, जिसे यूक्रेन की नई डोनबास लाइन कहा जाता है, जो डोनेट्स्क, द्नीप्रो, पेट्रोव्स्क, खार्किव और जापोरिजिया में 350 किमी से ज्यादा लंबी है। सुरोविकी लाइन की तरह इसमें भी बिखरे हुए छिपाए गए मजबूत ठिकाने हैं। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी में एक ही लक्ष्य न दिखे। दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से समान किलेबंदी नीति पर पहुंचे, यानी वे खाइयों, बंकरों और मजबूत ठिकानों की पंक्तियों में हैं, जिन्हें एक एक कर साफ करना होता है। यूक्रेन की ड्रोन दीवार, जो फ्रंट लाइन से 15 से 25 किलोमीटर पीछे तक फैली है, इस लड़ाई को ज्यादा घातक बनाती है, खासकर खुले में पकड़े जाने वालों के लिए। थर्मोबैरिक ग्रेनेड दोनों पक्षों की रक्षा तोड़ने के लिए उपयुक्त है, उसी भौतिकी के कारण जिससे हमने शुरुआत की थी। छर्रे सहारा देने वाली बीम के पीछे या डगआउट के मोड़ के आसपास के अंधे हिस्से तक नहीं पहुंच सकते। बंकर के गलत कोने में झुका सैनिक दरवाजे से फेंके गए ग्रेनेड से बच सकता है। थर्मोबैरिक चार्ज का प्रेशर वेव बंद जगह के हर कोने तक पहुंचता है, कोई हिस्सा नहीं बचता। यही वजह है कि प्रभावी डैमेज वॉल्यूम में 10 गुना बढ़ोतरी संभावित रूप से यह बदल देती है कि एक ही ड्रोन द्वारा डिलीवर किया गया एक ही गोला बारूद एक बार में किसी मजबूत संरचना के कितने हिस्से को निष्क्रिय कर सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेनी यूनिट्स कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए और अपनी इन्फेंट्री को कम खतरे में डालकर रूसी रक्षा पोजीशन साफ कर सकती हैं। यह एक कानूनी और नैतिक पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून वैध सैन्य लक्ष्यों पर थर्मोबैरिक हथियारों के इस्तेमाल को नहीं रोकता, और इस श्रेणी के हथियारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित या बैन करने की हर कोशिश नाकाम रही है। कानूनीता किससे तय होती है? और रूस के TOS AK और ODAV 5500 के इस्तेमाल पर युद्ध अपराध के आरोपों को क्या बढ़ावा देता है? वह लक्ष्य है, न कि तरीका। जब किसी खाई, बंकर या बख्तरबंद वाहन के खिलाफ थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो वह युद्ध का एक कानूनी हथियार है, जैसे कोई और हथियार। कानून की नजर में वह पारंपरिक ग्रेनेड या एंटी टैंक राउंड से अलग नहीं है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल अपार्टमेंट या रिहायशी इलाके पर होता है
तो यही भौतिकी इसे आम नागरिकों के लिए जनसंहारक हथियार बना देती है। ये आखिरी बात ही उस आरोप का केंद्र है जिसमें रूसी शहरी बमबारी के पैटर्न की बात की जाती है, चाहे वो 1999 में ग्रोजनी हो, 2016 में एलेपो हो या 2020 के दशक में ODAV 1500 से प्रभावित यूक्रेनी कस्बे। यूक्रेन का घोषित सिद्धांत RGT 27, RGT 45 और ड्रोन द्वारा पहुंचाई जाने वाली TB सीरीज में लगातार खाइयों तक ही सीमित रहा है। क्या हर टुकड़ी की हर मुठभेड़ में 5 साल पुराने युद्ध में यह सिद्धांत पूरी तरह निभाया जाता है कि निशाने लड़ासों के कब्जे वाली इमारतें और वाहन हो? यूक्रेन की सैन्य कमान के अलावा कोई भी इसे निश्चित रूप से सत्यापित नहीं कर सकता, लेकिन वर्षों से दर्ज हमलों के खुले स्रोत रिकॉर्ड में यह पैटर्न लगातार दिखता है। रूस ने थर्मोबैरिक हथियारों को ऐसे इलाकों के खिलाफ व्यापक असर के लिए इस्तेमाल किया जिनमें आम नागरिक भी शामिल थे। यूक्रेन ने वही मूल भौतिकी छोटे स्तर पर अपनाई है जिससे कमरे, वाहन या ठिकाने पर सटीक हमला हो सके, और जितनी मुठभेड़ों की जानकारी है वे सभी इसी मंशा के अनुरूप हैं। 21वीं सदी के युद्ध सिर्फ भौतिक मोर्चों की अग्रिम पंक्तियों और युद्ध के मैदानों पर ही नहीं लड़े जाते, ये साइबर स्पेस में भी लड़े जाते हैं। प्रशिक्षित हैकरों की सेनाएं और साइबर युद्ध कमांड आक्रामक व रक्षात्मक डिजिटल अभियान चलाती हैं। जासूसी से लेकर बुनियादी ढांचे में बाधा डालने और अपने दुश्मनों के खिलाफ सूचना युद्ध तक दुनिया की कई बड़ी ताकतें इन गतिविधियों में शामिल है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। हालांकि इन देशों में से अधिकांश के पास यह तय करने के लिए सख्त सीमाएं और नियम हैं कि वे अपने हैकरों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती कैसे करते हैं। हालांकि रूस ऐसे किसी भी नियम या नैतिक संहिता का पालन नहीं करता। इसकी संघीय सुरक्षा सेवा FSB सबसे खतरनाक अपराधियों को भी भर्ती करता है। अपराधी हैकरों को जेल भेजने के बजाय अपनी टीम में लेता है। स्कैमर, कार्डर, मैलवेयर डेवलपर, रैंसमवेयर ऑपरेटर, हैकिंग ग्रुप्स कंपनियों के नेटवर्क में कमजोरियां ढूंढकर उनकी सुरक्षा भेजते हैं और अवैध रूप से व्यापारिक रहस्य और संवेदनशील डेटा चुराते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में रूस के वार्षिक सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान कलाकार कहा था, और कहा था वे कलाकारों जैसे होते हैं। मूड अच्छा हो तो सुबह उठकर तस्वीरें बनाते हैं। हैकर्स भी ऐसे ही है। वे सुबह उठते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में पढ़ते हैं, और देशभक्ति हो तो वे अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश करते हैं जिस तरह से उन्हें सही लगता है। उन लोगों के खिलाफ लड़ाई में जो रूस के बारे में बुरी बातें कहते हैं। दिलचस्प है कि उसी भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस राज्य स्तर पर हैकिंग में शामिल नहीं है और हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इसके खिलाफ देश में लड़ रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की कई बातों की तरह यह भी खुला झूठ था। क्रेमलिन अपनी अवैध गतिविधियां छुपाने की पूरी कोशिश करता है। इस बात को साबित करने के लिए सचमुच ढेरों सबूत मौजूद है। रूस न सिर्फ राज्य प्रायोजित हैकिंग में शामिल है, बल्कि ऐसे हैकरों को भी बिना किसी हिचकिचाहट के काम पर रखता है जिनका अवैध और पूरी तरह अनैतिक गतिविधियों का सिद्ध इतिहास रहा है। अधिकांश देश अपने साइबर युद्ध अभियान इस तरह नहीं चलाते हैं। अमेरिका में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा और अवसंरचना सुरक्षा एजेंसी या होमलैंड सुरक्षा विभाग जैसी एजेंसियों में सरकारी हैकर की भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जटिल है, जिसमें पृष्ठभूमि जांच और कठिन परीक्षाएं होती हैं ताकि बेहतरीन लोग चुने जा सके। चीन में सरकार आमतौर पर प्रमुख IT कंपनियों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को खोजने के लिए हेड हंटिंग पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि ईरान और उत्तर कोरिया जैसे कुछ कम ईमानदार और अधिक भ्रष्ट माने जाने वाले देशों में भी स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए सेना IT विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण में भूमिका निभा सकती है। इन बाल प्रतिभाओं को प्रतिष्ठित विज्ञान प्रौद्योगिकी स्कूलों में दाखिला और गहन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स में शामिल किया जा सकता है। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ नियम हमेशा लागू होते हैं। हालांकि रूस में ऐसा लगता है कि वहाँ केवल एक ही नियम है जो वास्तव में मायने रखता है। राज्य के खिलाफ कुछ मत करो। जब तक हैकर्स इस नियम का पालन करते हैं और अपनी कोशिशें दुनिया के अन्य देशों की संस्थाओं को निशाना बनाने में लगाते हैं, रूसी बैंकों, कारोबारों या क्रेमलिन के बजाय उन्हें मनचाहा करने की छूट मिलती है और वे आसानी से बच जाते हैं। कुछ को FSB में पद सुविधाएं भी मिलती हैं। यह कमोबेश दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों से ही 1990 के दशक में रूस में बड़ा हैकिंग समुदाय था और कई रूसी हैकर विद्रोही या आजाद ख्यालों वाले माने जाते थे। कई लोग सत्ता विरोधी थे, जैसे दुनिया के अन्य देशों के हैकर, और वे अपनी अनोखी क्षमताओं का इस्तेमाल
जानकारी के स्वतंत्र प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए करना चाहते थे। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी जिसने रूसी हैकिंग जगत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। वह घटना थी दूसरा चेचन युद्ध। अगस्त 1999 में चेचनिया के इस्लामी मुजाहिदीन ने दागेस्तान के रूसी गणराज्य में हथियारबंद घुसपैठ की ताकि वहां अलगाववादी विद्रोहियों का समर्थन हो सके। वे दागेस्तान और चेचनिया को मिलाकर इस्लामी सरकार बनाना और वहां से सभी रूसियों को निकालना चाहते थे। रूसी सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक संक्षिप्त लड़ाई हुआ जिसमें रूसी सेना की ताकत विद्रोहियों व अलगाववादियों पर भारी पड़ी। संघर्ष वहीं रुक सकता था, लेकिन सितंबर 1999 में 4 रूसी शहरों में अपार्टमेंट में बम धमाकों की एक श्रृंखला हुई जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। इन घटनाओं के इर्द गिर्द कुछ असंगतियों और रहस्यों के बावजूद, साथ ही इन धमाकों को चेचन विद्रोहियों से जोड़ने वाले सबूतों की स्पष्ट कमी के बावजूद, उस समय के रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन स्वयं इन घटनाओं का इस्तेमाल चेचन्या पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने और क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण का दावा करने के बहाने के रूप में किया। और इस तरह एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ जो लगभग 1 दशक तक चला, जिसमें दसियों हजार लोग हताहत हुए और अंततः रूस ने चेचन्या पर नियंत्रण स्थापित कर वहां अपनी सरकार बना ली। स्वाभाविक रूप से रूसी टीवी चैनलों पर अपार्टमेंट बम धमाकों के बाद के दृश्य दिखाए जा रहे थे और राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां इन अत्याचारों के लिए चेचन विद्रोहियों को दोषी ठहरा रही थी, जिससे रूसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो गया और क्रेमलिन की सैन्य कार्रवाइयों का पूरी तरह समर्थन किया। कुछ लोगों ने अपना समर्थन और आगे बढ़ाया, जैसे साइबेरियन नेटवर्क ब्रिगेड नामक हैकर समूह ने चेचन बलों के खिलाफ साइबर युद्ध अभियान शुरू करने का फैसला किया। टॉम्स्क पॉलिटेक्निक के छात्र दिमित्री एलेक्जेंड्रो द्वारा स्थापित 7 लोगों की टीम ने चेचन वेबसाइटों पर अराजकता फैलाने के लिए साधारण हैकिंग तकनीकें अपनाई। उन्होंने मुख्य रूप से डीडोस अटैक का इस्तेमाल किया, जिसमें किसी वेबसाइट पर भारी रिक्वेस्ट भेजकर सर्वर ओवरलोड कर दिए जाते हैं ताकि वह बंद हो जाए। उन्होंने डिफेसमेंट अटैक्स किए, जिसमें वेबसाइटों पर एडमिन एक्सेस लेकर उनकी सामग्री या रूप बदल दी। तब रूसी मीडिया अक्सर इस समूह की गतिविधियों जैसे कॉक्सस सेंटर वेबसाइट का होम पेज डिफेस करने की रिपोर्टिंग करता था, जिसमें चेचन विद्रोहियों के अनुयायियों, समर्थकों और संभावित भर्ती होने वालों के लिए संदेश थे। इस बीच चेचन मीडिया का तर्क था कि इन हमलों के पैमाने को देखते हुए ये शायद स्वतंत्र शौकिया लोगों का काम नहीं था, बल्कि किसी राज्य प्रायोजित समूह का था। वास्तव में उन्होंने रूसी एफएसबी पर इन हमलों को अंजाम देने का भी आरोप लगाया। ये कभी साबित नहीं हुआ कि सच क्या था, लेकिन ये रूस की सुरक्षा सेवा का हैकरों से जुड़ने का पहला बड़ा मामला था और आखिरी नहीं था। वास्तव में 90 के दशक के अंत और नए सहस्राब्दी की शुरुआत में कई रूसी हैकिंग समूह और अकेले काम करने वाले हैकर नई तकनीकें और उपकरण बनाकर अपने हमलों को और प्रभावी बनाने लगे। मस्सियानिया, ईमेल वॉर्म जैसे टूल्स 2002 में जारी किया गया इस खतरनाक सॉफ्टवेयर ने पहले के मेलिसा वायरस द्वारा लोकप्रिय की गई तकनीकों का इस्तेमाल किया। हैकर्स ने इसे लोकप्रिय रूसी एनिमेटेड किरदार मस्सियानिया के नाम पर रखा और ईमेल अटैचमेंट से फैलाया। अटैचमेंट्स मासूम दिखते थे, लेकिन क्लिक करते ही वायरस मशीन को संक्रमित कर देता था और खुद को पीड़ित की कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी लोगों को भेज देता था। ये सभी संक्रमित मशीनें मिलकर बोटनेट्स बन जाती थी, जो संक्रमित डिवाइसेस का एक विशाल नेटवर्क होता है जिसे साइबर अपराधी DDoS जैसे हमलों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे रूसी हैकिंग समुदाय विकसित और विस्तारित हुआ, नए चेहरे आगे आए जो इसका नेतृत्व करने लगे। उन नेताओं में से एक थे पीटर लेवाशो, जिन्हें सेवेरा के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट के स्वयंभू स्पैम किंग। और ये उपनाम कोई अतिशयोक्ति नहीं था। लेवाशो के स्पैम संदेशों ने दुनिया भर में कई लोगों को प्रभावित किया। 2000 के दशक की शुरुआत में अगर आप ऑनलाइन थे और आपका ईमेल खाता सक्रिय था, तो संभव है कि आपको इसी व्यक्ति से जुड़े कम से कम एक, बल्कि शायद सैकड़ों स्पैम संदेश मिले हो, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली बोटनेट्स थे। अपने विभिन्न कार्डिंग और स्पैमिंग योजनाओं के जरिए सेवेरा रूसी साइबर अपराध साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंच गया और वह पूरी बेफिक्री के साथ काम करता था। यहाँ तक कि अपनी सेवाओं के लिए सार्वजनिक मूल्य सूची और विज्ञापन भी ऑनलाइन साझा करता था। रूसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जरूर इन सामग्रियों को देखा होगा और वे सेवेरा के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम आपको कारण बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मिलिट्री शो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। एफएसबी ने लेवाशो को जेल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि उन्हें उसकी प्रतिभा उपयोगी लगी, खासकर जब उसने सिविल एंटी टेरर नामक एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया। मूल रूप से इस आंदोलन की स्थापना अलग अलग हैकर समूहों को एक साझा बैनर के तहत एकजुट करने के लिए की गई थी, ताकि वे आसानी से काम कर सके
और चेचन्या के खिलाफ हमलों का अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय कर सके। समय के साथ साइबर सुरक्षा बेहतर होने पर रैंडम डीडॉस हमले और दोबारा पैक किए वायरस कम प्रभावी हुए। रूसी हैकरों को विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा चतुराई से काम लेना पड़ा। सेवेरा के नेतृत्व में उन्होंने चेचनों पर आक्रामक अभियान चलाया। फिर उन्होंने क्रेमलिन के दुश्मनों जैसे रूसी विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया और वैज्ञानिकों पर भी ध्यान देना शुरू किया। साइटें, गैर सरकारी संगठन और यहाँ तक कि विदेशी देश भी जिन्हें रूस के शासन के तरीके की आलोचना करने वाला माना जाता था। सेवेरा के लिए ऐसा लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजनीतिक पार्टियों पर हमला कर रहा है या दुनिया भर के अजनबी लोगों को जल्दी अमीर बनने वाले स्पैम संदेश भेज रहा है। यह सब किसी न किसी तरह से उसके लिए फायदेमंद था और इसमें इस्तेमाल होने वाले तरीके लगभग एक जैसे ही थे। कई सालों तक अफवाह थी कि सेवेरा शायद रूसी सरकार के लिए फ्रीलांस या ठेकेदार के रूप में काम करता है, खासकर 2007 में जब उसके विशाल बोटनेट्स का इस्तेमाल एस्टोनिया पर एक बड़े साइबर हमले के लिए किया गया था। कुछ साल बाद नाशी मूवमेंट और यूनाइटेड रशिया पार्टी के नेताओं ने इस हमले में अपनी भूमिका स्वीकार की और सेवेरोव ने भी माना कि वह पार्टी के साथ काम कर रहा था। और इसके बाद सबूत लगातार बढ़ते ही गए। इस्टोनिया हमले के समय मॉस्को के प्रोग्रामर एंटोन नोस्कोव ने सेवेरोव की सिविल एंटी टेरर वेबसाइट की कॉपी बनाने का फैसला किया ताकि भविष्य की पीढ़ियां उसका विश्लेषण कर सके। यहाँ तक कि जब असली वेबसाइट को आखिरकार हटा दिया गया तब भी नॉस्को की कॉपी बनी रही। फिर मई 2007 में उसे रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी समिति के एक आदमी का फोन आया जो FSB की एक शाखा है। उसने कहा कि उसके नियोक्ता सेवेरा के साथ सहयोग करने में बहुत रुचि रखते हैं और उसने उसका संपर्क विवरण मांगा। नोस्को इसमें मदद करने में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने इसके बजाय अपनी कहानी स्वतंत्र पत्रकारों के साथ साझा करने का फैसला किया और इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये खुलासा कर दिया कि रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी सक्रिय रूप से खतरनाक हैकरों को भर्ती कर रही थी और लेबोवशोव तो बस एक प्रोटोटाइप थे। आने वाले वर्षों में कई और कहानियां सामने आईं जिनमें आपराधिक हैकर समूहों और कुछ खास व्यक्तियों से FSB द्वारा संपर्क किया गया, न कि उनके अपराधों के लिए उन्हें सजा देने के लिए बल्कि उन्हें गुप्त सरकारी सौदे देकर पुरस्कृत करने के लिए। हालांकि विवरण अलग थे, इन कहानियों में एक जैसी रणनीति थी। अपराधी हैकर अवैध गतिविधियों से नाम कमाते थे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड चोरी, स्पैम ऑपरेशन, बोटनेट बनाना, बड़े वेबसाइट्स को हैक करना, DDoS हमलों की योजना बनाना या मालवेयर और वायरस फैलाना। ये उनकी क्षमताएं साबित करने का तरीका था। इसके बाद कई लोग राजनीतिक हमलों की ओर बढ़े, चाहे वे चेचन वेबसाइट्स पर हमले हों, नाटो देशों के खिलाफ हों, यूक्रेन के खिलाफ हों या अन्य लक्ष्यों पर। यह उनका तरीका था यह दिखाने का कि उनकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से मेल खाती है। FSB जब ऐसे हैकर्स की पहचान कर लेता जिनके पास असाधारण कौशल और समान रुचियां होती तो उनसे संपर्क कर अनौपचारिक या गुप्त सहयोग की पेशकश करता था। कई बार वे उन्हें सीधे एजेंसी की बढ़ती हैकर सेना में शामिल कर लेते थे। यह सभी के लिए फायदेमंद था। हैकर्स को सरकारी सुरक्षा और अभियोजन से आज़ादी मिलती थी जिससे वे अपने अवैध काम जारी रख सकते थे। उन्हें क्रेमलिन के लिए काम करने से मिलने वाली प्रतिष्ठा, पैसा और ताकत भी मिलती है। वहीं दूसरी ओर राज्य को साइबर अपराध की दुनिया के सबसे अनुभवी और विशेषज्ञ ऑपरेटरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिनके पास पहले से तैयार बोटनेट्स, मालवेयर और आपराधिक ढांचा होता है, जिससे वे अपने दुश्मनों के खिलाफ चाहे वे घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय आक्रामक अभियान और सूचना युद्ध चला सकते हैं। और चूंकि इसका अधिकांश हिस्सा गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए राज्य विश्वसनीय इनकार की गुंजाइश भी बनाए रखता है। क्रेमलिन के पास अंततः शक्ति भी बनी रहती है। अगर कभी उसके द्वारा रखे गए साइबर भाड़े के सैनिक अपनी उपयोगिता खो देते हैं तो FSB उनके खिलाफ आसानी से कार्रवाई कर सकता है, जिसमें मुकदमा चलाना, कैद करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शामिल हो सकता है। ऐसा ही मामला था दिमित्री डुकाचेव का, जिसे फोर्ब्स भी कहते हैं। फोर्ब्स एक छोटे शहर का था और उसने जीवन की शुरुआत में ही हैकिंग शुरू कर दी थी। वो वीडियो गेम पसंद करता था और मुफ्त इंटरनेट के लिए स्थानीय सेवा प्रदाता को हैक किया था। उसकी एक आदत थी कि वह अपनी करतूतों का दस्तावेजीकरण करता था, ब्लॉग पोस्ट, लेख लिखता था और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी देता था ताकि अपनी साइबर क्राइम की जिंदगी की पूरी जानकारी साझा कर सके। 2002 में उसने रूसी हैकिंग मैगजीन में काम शुरू किया और कार्डिंग ऑपरेशन भी चला रहा था। वह अपनी हैकिंग और वेबसाइटों में घुसपैठ का घमंड करता था और हैकिंग से कमाए पैसों से मॉस्को में शानदार जिंदगी जीने चला गया। एक रात फोर्ब्स और उसके कुछ दोस्त रूसी राजधानी में निगरानी कैमरों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पकड़ लिया। पता चला उन अधिकारियों में एक FSB के लिए काम करता था और जब उसने फोर्ब्स से बात शुरू की तो दोनों के लिए फायदेमंद संबंध की नींव रखी गई। आने वाले वर्षों में फोर्ब्स एजेंसी का एक सक्रिय सहयोगी बन गया। आखिरकार वह FSB के सूचना सुरक्षा केंद्र में कर्मचारी बन गया,
जहां उसे ऐसे साइबर अपराधियों की निगरानी, खोज और भर्ती की जिम्मेदारी मिली जिनके पास उसके हिसाब से राज्य के साइबर ऑपरेशनों के लिए जरूरी कौशल और सोच थी। उसने अपना समय हैकर फोरम्स पर बिताया, अन्य उपयोगकर्ताओं की पोस्ट पढ़ते हुए, ऐसे लोगों की तलाश करते हुए जो प्रतिभाशाली और देशभक्त दोनों हों, इससे पहले कि वह उन्हें क्रेमलिन के साथ सहयोग का प्रस्ताव दे। कहा जाता है कि उसने यह काम 10 साल से ज्यादा किया और अज्ञात संख्या में आपराधिक हैकरों की भर्ती की। 2016 में फोर्ब्स FSB के लिए संपत्ति से ज्यादा बोझ बनने लगा। उसे गिरफ्तार कर उस पर अमेरिका को गोपनीय जानकारी देने और देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उसने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, यह दावा करते हुए कि उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो रूस के इतिहास को देखते हुए पूरी तरह से संभव है। लेकिन यह उसे 6 साल की जेल की सजा से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये सोचना तर्कसंगत होगा कि फोर्ब्स की कहानी उन अन्य हैकरों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करनी चाहिए जो सरकार के साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं। असल में इससे कई लोग FSB के सौदे स्वीकार करने से नहीं रुके जब भी उन्हें ये पेश किए गए। फोर्ब्स की गिरफ्तारी के दशकों बाद कई घटनाएं दर्ज हुई और निश्चित ही ऐसे कई और मामले भी हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आए, जिन्होंने रूसी सरकार से अनौपचारिक समझौते किए और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल पश्चिमी चुनावों में हस्तक्षेप करने या दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान यूक्रेनी वेबसाइटों को हैक करने में किया। डिजिटल प्रचार फैलाना, संवेदनशील जानकारी चुराना और फिरौती के हमले करना। उदाहरण के लिए कुख्यात ईविल कोर हैकिंग ग्रुप है जिसकी अगुवाई एक व्यक्ति करता है जिसका नाम मैक्सिम याकुबेट्स है। रूसी मीडिया में उन्हें $100 मिलियन चुराने वाले हैकर के रूप में दिखाया जाता है जो मॉस्को में बिना गिरफ्तारी के डर के लैम्बोर्गिनी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शादी एक पूर्व वरिष्ठ FSB अधिकारी की बेटी से हुई है, जिस अधिकारी ने अपने प्रभाव से न सिर्फ ईविल कोर को मुकदमे से बचाया बल्कि उसे एजेंसी से भी जोड़ दिया। कई रिपोर्टों में आरोप है कि FSB ने वर्षों से ईविल कोर को डिजिटल जासूसी और नेटो देशों पर साइबर हमलों की जिम्मेदारी दी है। इस समूह को मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली, रैंसमवेयर और बड़े पैमाने पर चोरी की छूट मिली है। इसी तरह कुख्यात हैक्टिविस्ट समूह किलनेट भी है। किलनेट, जो मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनलों से संचालित होता है, मार्च 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में बना था और इसने यूक्रेन के सहयोगी माने जाने वाले देशों जैसे रोमानिया, मोल्दोवा, नॉर्वे, लातविया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सरकारी वेबसाइटों पर कई डीडॉस और साइबर हमले किए हैं। इस समूह या इसके रहस्यमय नेता किलमिल को FSB से जोड़ने वाला कोई स्पष्ट ठोस सबूत नहीं मिला है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि किलनेट को क्रेमलिन से सुरक्षा मिली है क्योंकि उनके हिट मिलते हैं, भले ही वो सीधे सुरक्षा सेवा से न जुड़ा हो। ये रूस की साइबर युद्ध रणनीति की डरावनी सच्चाई है। या प्रतिभाशाली तकनीकी विशेषज्ञों को कानूनी चैनलों के माध्यम से भर्ती करने, देश की प्रमुख IT कंपनियों में से सर्वश्रेष्ठ को हेडहंट करने या शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों में व्हाइट हैट हैकरों को प्रशिक्षित करने के बारे में नहीं है। ये एक गंदा भूमिगत धंधा है जिसमें सरकारी एजेंसियां संदिग्ध आपराधिक समूहों के साथ मिलती है। अंधेरे में सौदेबाजी से हैकर वायरस फैलाकर लाखों लोगों को ठगना जारी रखते हैं अगर वे क्रेमलिन के लिए थोड़ा काम करें। क्रेमलिन के कामकाज के कई अन्य पहलुओं की तरह ये कारोबार करने का एक भद्दा और घिनौना तरीका है, लेकिन यही कुछ है जिसकी हमें पुतिन शासन से उम्मीद रही है। लेकिन वह शासन शायद अब खत्म होने वाला है। आप इस वीडियो में इसके बारे में और जान सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं और अपने नेता से युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का आग्रह कर रहे हैं। इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि यूक्रेन ने रूस से 8 साल पुराना बदला आखिर कैसे लिया, और अंत में ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।